गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते का आगाज, एक नई एनर्जी, नई लुक के साथ। नई लुक मैंने इसलिए कहा कि सबीन थोड़ी चेंज सी लग रही थी, मैंने कहा कि मैं अच्छा, आज कह दूं। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फ्रेश लुक की बहुत ज़रूरत है, बाल बहुत लंबे हो गए, कुछ तारीफ कर रहे थे, बाल बहुत लंबे हो गए। तो मुझे इंस्टा पे बड़े मैसेज, क्योंकि मैं एक्चुअली बाल लंबे रखती नहीं हूँ, तो पहली मर्तबा जब एक्सपेक्टेशंस से थोड़े से लंबे हुए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया। और अभी तक वैसे मैंने पिक्चर अपलोड नहीं की, सो आई डोंट नो कि क्या रिएक्शन आने वाला है, बिकॉज़ अच्छा, लोग बड़ा आएगा। प्यार भी कर रहे हाँ, होते हैं बिल्कुल और ऐसे ही है। हर एक की अपनी एक वो होती है। लेकिन आई थॉट कि मे बी चेंज इज ऑलवेज गुड ना। चेंज इज गुड, प्लस अपनी चॉइस की बात भी है ना। इफ यू आर हाँ। फीलिंग गुड, इफ यू वांट टू हैव इट, तो आपको करवाना चाहिए। बल्कि ये हुआ ये सबीन के हाँ। चंद दिन पहले कोई क्लिप मुझे चाहिए था, तो मैं वो क्लिप ढूंढते ढूंढते ना एकदम एक क्लिप आया, तो मैंने एकदम देखा, मैंने कहा हैं सबीन के तो बहुत छोटे बाल होते थे, तो माशाल्लाह बहुत लंबे बाल हो गए। मेरे तो इतने, मैंने शोल्डर से नीचे बाल कभी रखे नहीं, मैं शोल्डर से ऊपर बाल हमेशा मेरा हेयर कट होता है। सो ये पहली मर्तबा ऐसे हुआ था कि मतलब हाँ, इतने लंबे लंबे मैंने बाल किए। और फिर पता नहीं मैं गई, और उसके बाद भी मैंने सैलून वाली को तो कह दिया, जैसे आप सब कहती हैं हालांकि आप जाके तो कहते हैं ट्रिम कर दें। नहीं, मैंने ट्रिम नहीं, मैंने एक हेयर कट बताया, वो लॉन्ग कट में था, और मैंने कहा आप मेरे ये कट कर दें। करते 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 उन्होंने मेरे बाल यहाँ से यहाँ पे ले आए, तो आई वाज लाइक अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कुछ कहा नहीं, ऐसे ओके कोई बात नहीं, कुछ it's कहने fine। की अब गुंजाइश बाकी अपनी भी नहीं खेती है, थी। दोबारा बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे, ऐसे ही है। बस बाल होने चाहिए, हाँ। बढ़ने चाहिए। वैसे भी हम अक्सर परेशान रहते हैं ना बालों के गिरने से। बहुत से लोग इसको रिलेट कर पाते हैं, जो कह रहे होते हैं, शिकायत करते हैं मौसम के चेंज के एतबार से भी, अदरवाइज भी कह रहे होते हैं कि अच्छा ड्यू टू जेनेटिक्स, ड्यू टू डाइट और समथिंग बाल गिर रहे होते हैं, तो बड़े परेशान हो रहे हैं। समटाइम्स हम सिंपल सी एक जो बात कर देते हैं, वो यहाँ का पानी ऐसा है। ये अक्सर शहरों से मुतालिक बात होती है ना, जब आप एक शहर से दूसरे शहर मूव करते हैं तो आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, आप कहते हैं यहाँ का पानी ऐसा है। सो समटाइम्स ये दुरुस्त बात भी होती है, समटाइम्स नहीं भी होते हैं। समटाइम्स कोई और रीजन, कोई और फैक्टर हो सकता है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी आपकी होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हाँ, होती it हैं, could be ज़्यादातर ये deficiency। होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन मैं आज ये वैसे लोगों को से हम ये सवाल भी करते हैं, और हम आगे चल के प्रोग्राम में ऐड भी करेंगे, जो आज हमने वैसे टॉपिक भी रखा था, शुरू हमने इससे किया। अपनी ज़िंदगी में आप कौन सा चेंज लेकर आए, अपनी अपीयरेंस के पर्सपेक्टिव से, अपनी सोच से के पर्सपेक्टिव से। अगर आपने अपनी अपीयरेंस में कोई चेंज लेकर आए, उसने आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट किया है। बिकॉज लोग इस बात से आई डोंट नो रिलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट वाकई ये होता है कि आप कोई चेंज अपने अंदर लेकर आते हैं एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, तो आपकी पूरी थिंकिंग, चीज़ों को देखने का नज़रिया, बहुत सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि किस घर में किसके लिए तैयार होते हो, तो वो बड़े लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स होता है। वो ये बात करते हैं कि हम अपने लिए होते हैं, हम और किस लिए, बिकॉज हमें अपना आप अच्छा लग रहा होता है। और वाकई शुएब, अगर आप देखें तो जब आप सुबह जागें, और अगर तो आप पूरा दिन उसी तरह रात के कपड़ों में घूम रहे हैं, तो आप लेजी फील करेंगे। एक और ही किस्म की नेगेटिव एनर्जी भी आप क्रिएट कर रहे होंगे somehow। आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, शावर लेते हैं, ठीक है, Yes। मतलब एक होता है ना कि आप अपने कपड़े चेंज करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ अपनी स्किन केयर करते हैं। सो ये सुबह की जो शुरुआत होती है, फिर पूरा दिन आपका कितना एनर्जेटिक और अच्छा, बिकॉज देन यू फील गुड अबाउट एब्सोल्युटली। आपके सुबह बता देते हैं कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा। सो जो सुबह का वक्त होता है ना, इसमें इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, अपने ऊपर भी हर लिहाज से ना, जिसमें आपका नाश्ता भी आता है। वी कांट फॉरगेट दैट। आपने अच्छा नाश्ता भी करना होता है, अच्छा सा तैयार भी होना होता है। एक फ्रेश दिन का आगाज जब आप करते हैं, पूरा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। तो आप अपने दिन का आगाज कैसा कर रहे हैं, हमें ये भी बताइएगा। जो सबीन ने सवाल रखा कि आप जो चेंज लेकर आए अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी सोच में, उसने आपकी ज़िंदगी पर किस कदर असर डाला है, इस पर हमें आप व्हाट्सएप वीकेंड बड़ा अच्छा रहा, एक बड़ी खुशखबरी आई है जी, ओह उसका भी यस, जिक्र करते वीकेंड हैं। वाज ग्रेट। फ्राइडे हाँ। स्पेशली अगर हम बात करें, जब सबीन वो आया था ना कि फ्राइडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:10 पे वो जो थ्रो होगी, तो आई वाज वेटिंग एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे मालूम था कि बड़ी अच्छी खबर एक आने वाली है। तो वर्षद नदीम की थ्रो, उससे मुतालिक आज हम बात भी कर लेते हैं। गोल्ड मेडल वंस अगेन। यस, गोल्ड मेडल वंस अगेन। 86.40 की थ्रो, क्या जबरदस्त उन्होंने थ्रो किया। अच्छा, मुझे लग ये रहा है कि कुछ दिन से स्पेशली कि हमारे जो एथलीट्स हैं डिफरेंट डोमेन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। बल्कि हम आगे चल के आपसे कुछ और ऐसी खुशखबरें जो पिछले कुछ दिनों से हमारे तक पहुंचे हैं, आपसे हम एक कंपाइल करके शेयर भी करेंगे। लेकिन अभी सोचा कि जरा फ्राइडे जो गुजरा, वीकेंड जो गुजरा है, उसमें जो खबर बहुत ज्यादा डिस्कस हुई, दैट वाज अबाउट मैंने कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, वैसे सिर्फ ये नहीं कहूँगी अरशद नदीम को मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो। और जिस तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनकी इस जीत को,
तो दिस शोज़ के हमारी जो नेशन है वो अपने हीरोज़ से बहुत प्यार करती है और हम अपने हीरोज़ को अप्रिशिएट करते हैं हमेशा बिकॉज वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सो वो बात करते हैं ना, जब आप ख्वाब देखें और वो ख्वाब पूरे हो जाएं तो फिर उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती ज़िंदगी की, उससे बड़ा कोई ख्वाब और उससे बड़ी शुभ को ख्वाहिश नहीं होती। सो अरशद नदीम इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल कि वो हमारे सामने के किस तरह से उन्होंने ख्वाब देखा और घबराई नहीं और आगे बढ़े, और आज देखें जी बैक टू बैक मेडल्स। और आप ये देखेंगे उनकी वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग जिनको जेवलिन थ्रो का पता नहीं था अब उनको पता भी है। और इसके अलावा ज़रा जब हम बात करते हैं अरशद नदीम की या किसी भी ऐसे इवेंट की जिसमें उनकी कामयाबी होती है, उसकी वजह से हमें तो पूरी कौम ना एक जिसमें जज्बा भी नज़र आ रहा होता है, एक कनेक्शन भी नज़र आ रहा होता है, खेलों के साथ कनेक्शन नज़र आ रहा होता है, एथलीट्स के साथ प्यार नज़र आ रहा होता है, वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ये बड़ी अच्छी बात थी, मैं सोचा शेयर करते हैं। लेकिन आगे चल के मैंने कहा ना कि हम कुछ और ऐसी फतूहात जो कि हमारी अचीवमेंट्स हैं एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम है जी राइजिंग पाकिस्तान में, आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से हम डिफरेंट मौज़ूआत पे बात कर रहे होते, तो आज भी एक ऐसा मौजू हमने चूज़ किया है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे होते, इस वजह से क्योंकि उनको रियलाइजेशन ही नहीं होती कि वो किस प्रोसेस से या किस बीमारी से गुजर रहे हैं। मैं इसको बीमारी ज़रूर कहूँगी बिकॉज कंडीशन होती है और उस कंडीशन के बारे में लोग बात नॉर्मलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, इतना नॉर्मलाइज़ कर देते हैं कि उसके इलाज के लिए कोई नहीं जाता क्योंकि उसे बीमारी कोई नहीं समझ रहा होता। आज हम बात करेंगे जी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, PTSD। आप बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे, इस टर्म से। किस तरह से हमारी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा होता है और उस ट्रॉमे को आप लोग कोप नहीं कर पा रहे होते, और किस तरह से हम ज़िंदगी उसके साथ गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट आपके जहन के ऊपर, आपकी पूरी शख्सियत के ऊपर होता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है, और आपको रियलाइजेशन नहीं होती कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। और आप कहते हैं अच्छा वो जो फलाना इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था ना, वो जैसे उस मैं जिक्र कर रही थी अभी कुछ टाइम पहले भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि एक बार पहाड़ी सफ़र ही मैं कर रही थी और एक एक्सीडेंट होने लगा था मेरा, और वो बहुत बुरा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने ज़िंदगी जब रखी होती है तो रखी होती है। एंड आई वाज विद माय पेरेंट्स, तो मेरा जो ज़्यादा कंसर्न ये था कि मेरे पेरेंट्स साथ थे। सो वो कि गाड़ी बस इतनी सी देर थी और वो नीचे दरिया में जा सकती थी। सो वो हल्के से उसके साथ टर्न लेके हम बहुत जो पिछली गाड़ी थी वो निकले, तो उन्होंने पिछली गाड़ी वालों ने गाड़ी रोकी एंड दे वर लाइक के ये एक मौजज़ा था, क्योंकि हम पीछे से देख रहे थे कि आपकी गाड़ी का टायर यूँ हो के उसने बिल्कुल किया, बिकॉज ऑब्वियसली अल्लाह ने ज़िंदगी रखी होती है, बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। लेकिन आज तक पहाड़ी सफ़र से मैं बहुत डरती हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर सकती, मेरे साथ कोई ड्राइव करो, मैं हालांकि पिछली सीट पर बैठी हुई हूँ, मैं बिल्कुल उसको कोप नहीं कर सकती। और जैसे ही मुझे ये पता लगता है कि मेरा कोई फैमिली मेम्बर किसी या मेरा कोई क्लोज वन किसी पहाड़ी सफ़र पे जाने लगा है, तो मुझे एकदम से पूरा वो शॉक लगता है और वो पूरा याद आता है इंसिडेंट कि किस तरह से गाड़ी होने लगी थी। एंड देन मुझे एंजाइटी हो रही होती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और मुझे तब तक वो स्ट्रेस रहता है जब तक वो सफ़र कंप्लीट नहीं हो जाता, और मैं बार बार पता कर रही होती हूँ कहाँ पहुँचे, क्या हुआ, पहुँच गई और देखिए वो टाइम कितना डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। सो ये मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है कि मैं अपने पेरेंट्स को कहीं नहीं भेज पा रही होती। और इसी तरह से देखें हम सब की ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप लोगों के अपने ट्रॉमास होंगे। तो आज हम जरा बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको कोप कर सकते हैं। PTSD कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि देखिए जिस तरह एक वाक़या आपने शेयर किया सभी, हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि आप वाकई कोप नहीं कर पा रहे होते। तो ये कितना ज़रूरी है कि आप उस पर मैनेज करें उसको। इस मौजू पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है फ़ायज़ा मुबीन साहिबा ने, आप माहिर नफ्सियात हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले आप भी ज़रा इस टर्म को एक्सप्लेन कीजिएगा, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिस तरह सभी ने एक एग्जाम्पल कोट की अपनी रियल लाइफ की, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि व्हाट एग्जैक्टली दिस PTSD इज़। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे नाम से जाहिर है कि किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद होने वाला स्ट्रेस, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो फोबिया में कंसिडर की जाती हैं, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए और उस पर वर्क ना किया जाए तो वो PTSD की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इसमें इसकी जो सबसे पहली जो इंडिकेशन जिसे हम कह सकते हैं वो ये होती है कि स्ट्रेस आपको होता है, उससे रेलिवेंट जो भी इवेंट है वो आपके साथ हो या किसी के साथ हो। जैसे इन्होंने बताया
कि अगर कोई और भी जा रहा होता है सफ़र पे तो मेरे कान एकदम खड़े हो जाते हैं कि अच्छा, और मुझे वो फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये टर्म बेसिकली है कि किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट, अब हर इंसान का जो ट्रॉमेटिक इवेंट है ना वो उसके लिए हो सकता है वो आपके लिए ना हो, क्योंकि आपके लिए वो एक एक्सपीरियंस बन गया हो और आपके लिए वो एक मजाक हो, लेकिन वो इनके लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट था। तो उसके बाद होने वाला स्ट्रेस, और वो अगर 6 मंथ से ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है तो वो एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ओके, अब दैट मीन्स कि क्योंकि देखें जो जिस तरह सबीन ने कोट किया, ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि समहाउ किसी न किसी की ज़िंदगी में तो ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है बचपन में, ड्यूरिंग द लाइफ। तो क्या वाकई ये कन्वर्ट हो जाता है पीटीएसडी में? यस, हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके रिसोर्सिंग पे, आपके लाइफस्टाइल पे। अगर आपके लाइफस्टाइल में ऑलरेडी नेगेटिविटीज़ हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में मुश्किलात हैं, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रही, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो उसको समझ लें बूस्ट कर सकते हैं। ये वो चीज़ है। अगर इसको हम टाइमली थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट इट विद योर फ्रेंड्स और विद योर थेरेपिस्ट, और उस चीज़ पे आप थोड़ा सा कोप अप कर लेते हो और दोबारा से थोड़ा सा ट्राई करते हो कि अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ मैं उस एक्सपीरियंस को दोबारा से रिविजिट करती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात भी याद आ गई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें वो ओवरकम करें। जैसे कि हम सबको याद है एक हादसा जो कराची में तैयारा गिर कर तबाह हुआ था, और उसमें ज़फ़र मसूद साहब और एक और शख्स जो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ रहे थे। तो आई वाज लिसनिंग टू हिम, और ज़फ़र साहब ने कहा कि जब उस हादसे के बाद मुझे सफ़र करना था तो मुझे सब ने कहा कि नहीं, तुमने सफ़र नहीं करना, गाड़ी पे जाओगे। उन्होंने कहा अगर आज मैं सफ़र नहीं कर सकूँगा तो मैं ज़िंदगी भर पीटीएसडी में चला जाऊँगा। सो उन्होंने कहा कि मुझे सफ़र करना है, और उन्होंने सफ़र किया उसके बाद दोबारा जहाज़ पे, और उसे ओवरकम कर लिया। अच्छा, डिपेंड करता है ओवरकम कोई कर पाता है कोई, बिकॉज उसके बाद मैं जो इंसिडेंट बता रही हूँ, कोई 5-6 साल हो गए इस इंसिडेंट को, एंड स्टिल यू नो ये है। लेकिन 6 साल के अंदर मैंने सफ़र किया है, ऐसा नहीं कि मैंने सफ़र नहीं किया। और बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे, बिकॉज मैं कश्मीर जाने की बात कर रही हूँ, मेरा गांव है, तो मैं हर साल जा रही होती हूँ, हर कुछ टाइम बाद में पहाड़ी सफ़र कर रही होती हूँ, लेकिन विद दैट एंजाइटी और थ्रू आउट वो हार्ट बीट तेज़ होना, और वो सफ़र ऐसा कि वो मतलब जितना होता है कि आप अवॉइड करें उस सफ़र को तो बेहतर है। मैं चाहूँगी ना जाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली जाना होता है। तो सफ़र आप कर रहे होते हैं तो हर एक का अपना तरीका होता है। मैं चाहूँगी फायज़ा आप ज़रूर बताएं कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या इसके लेवल्स होते हैं जिसको हम मैनेजमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, पीडीएसडी के 4 लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और वेरी सिवियर। अब आप कह रहे हैं कि इसको कोप अप कैसे कर सकते हैं। अगर तो वो पीडीएसडी की शक्ल इख्तियार कर गया है, जैसे आप ये बता रही हैं कि आप जा रही हैं बट आप उसके ट्रिगर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं ड्यूरिंग द सफ़र, लाइक आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है। अब समटाइम्स डिसऑर्डर के सिम्टम्स मौजूद होते हैं, लेकिन हम जब उसको आपको फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के थ्रू या असेसमेंट्स के थ्रू गुजारते हैं, हो सकता है आपका पीडीएसडी माइल्ड लेवल पर हो, ठीक है। अगर वो सिवियर लेवल पे होगा तो आप अपने उस एक्सपीरियंस को रिविजिट नहीं कर सकते। और जैसे आपने पहली बात की कि उन्होंने कहा कि मैं कोप अप करूँगा अगर आज मैंने सफ़र ना किया, तो वो डिपेंड कर रहा था कि उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो डिसीजन मेकर थे। तो आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काउंट करते हैं इस आपकी, वो एक इंटरनल रिसोर्स होता है, लाइक आपके रिलेशनल रिसोर्स होते हैं कि लोग आपके साथ ऐसे हैं जो आपको बूस्ट कर रहे हैं उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, या फिर आप इंडिविजुअली आप में विल पावर इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और हम जो कोप अप कर सकते हैं ना, इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ हैं जो WHO से अप्रूव्ड हैं, लाइक जो रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा EMDR थेरेपी है, विच इज़ आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग। इसमें हम करते क्या है, इन क्लिनिक हम पेशेंट को रिविजिट करवाते हैं वो एक्सपीरियंस, अच्छा, और हम उसकी मेमोरी को रीप्रोसेस करते हैं। ओके। और उनके बिकॉज हम थेरेपिस्ट होते हैं तो हमारे सामने वो इंसान होता है, तो अगर उसको वो रिएक्शंस आते हैं, एब रिएक्शंस आ रहे हैं, क्राइंग स्पेल्स हो रहे हैं, तो उस चीज़ में फिर हम उनको ओवरकम करते हैं। बट वो रीप्रोसेसिंग का पूरा एक तरीका है, ये वो तरीका है जो हम विद इन सेशन करते हैं। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर तो पहले आपको पीडीएसडी है या नहीं, सबसे पहले तो ये असेसमेंट करवाएं। अगर उसका लेवल मॉडरेट या हाई है, सिवियर है, तो फिर आपको प्रॉपर थेरेपी लेनी चाहिए जिससे आप कोप अप कर सकते हैं। राइट, तो ये असेसमेंट कैसे होती है?
किसी भी शख्स ने अगर असेसमेंट करवाने है कि क्या मुझे PTSD है पहली बात, और अगर है तो किस लेवल पर है, असेसमेंट इसकी इज इट इजी प्रोसेस, एक सिर्फ क्वेश्चनर होता है या इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन और व्हाट? इट डिपेंड्स लाइक इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स दोनों होती हैं, लाइक क्वेश्चनर्स भी होते हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम असेस करते हैं। वो आप जनरली नहीं कर सकते, लेकिन मैं देखने वालों के लिए जो बताना चाहूँ कि अगर आपने ख़ुद से एक एनालिसिस करना है अपना, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आप कुछ चंद डिपार्टमेंट्स अपनी लाइफ के चेक करें कि इस एक इशू की वजह से क्या आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स तो नहीं अफेक्ट हो रहे, लाइक फैमिली वालों का प्रोग्राम बन रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी वर्क लाइफ अफेक्ट हो रही है, उसके अलावा आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है बिकॉज ऑफ द नाइटमेयर्स, बिकॉज ऑफ द फ्लैशबैक्स, क्योंकि रात को ये वाली चीज़ें ज़्यादा एलिवेट होती हैं जो सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी रिलेटेड, बिकॉज हमारी जो स्लीप होती है वो थीटा वेव में जाती है, तो हमारे जितने भी पेनफुल इवेंट्स हैं वो हमें उस टाइम पे ज़्यादा याद आ रहे होते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि हमें स्क्रीन टाइम भी अपना कम करना चाहिए 1-2 घंटे पहले, बिकॉज स्क्रीन टाइम उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और ये चीज़ें तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी फूड रूटीन तो नहीं डिस्टर्ब, आपकी मील्स, आपका खाना पीना या बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लाइक अच्छे से मुराद है कि बहुत क्वांटिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और स्लीप में है कि आपका स्लीप डिप्राइव हो जाता है या बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, तो आपकी वर्क लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती है। इफ़ यू फील लाइक कि ये मेरी सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, सो आपको असेस ज़रूर करवाना चाहिए थेरेपिस्ट से। अच्छा, हम एक तो ये तो हम कोई बड़े इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना कि कोई बड़ा इवेंट हो गया, एक बड़ा ट्रॉमा है और उसका फिर PTSD की हम बात करें कि वो इख्तियार कर ये कंडीशन। अच्छा, कुछ होता है कि कुछ बहुत सारे लोग जिक्र भी कर रहे होते हैं अक्सर कि बाज़ औक़ात होता है घर का माहौल बच्चों के लिहाज से वो ठीक नहीं होता, पेरेंट्स की लड़ाइयाँ होती हैं। अब वो कोई बड़ा इवेंट नहीं होता कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ वो, बट आपस में नोक-झोंक, लड़ाइयाँ, नोक-झोंक तो चलें इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, बट जो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि एकदम से लड़ाई होगी और वो कोई शिद्दत इख्तियार करगी या कुछ, बट वो बहुत बड़ा ट्रॉमा नहीं है, वो रूटीन उस घर की है, लेकिन वो बच्चे हमने देखा है कि हर वक्त एंशियस रहते हैं और हर वक्त उनकी पर्सनालिटी में चेंज हम देख रहे होते हैं। क्या इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके माइंड पे ज़्यादा हो रहा होता है, क्या वो भी PTSD की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रॉमा जो है ना, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, वो 2 तरह के होते हैं। एक जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कैपिटल T और स्मॉल t। कैपिटल T होता है कोई एक वाक़या हुआ, लाइक आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने कोई आपने एसिड अटैक विक्टिम, लाइक यू आर विक्टिम एंड यू जस्ट सॉ दैट, आप कहीं से गिर गए हो, ठीक है, ये कैपिटल T's हैं कि एक दफ़ा के झटके लगते हैं, बहुत सवेर लगते हैं और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जो आप बात करिए वो स्मॉल T's हैं, लाइक छोटे छोटे ट्रॉमेटिक इवेंट्स आपकी लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में चल रहे हैं, उसका अफेक्ट आप पे हो रहा है, आप उससे सैड हो रहे हैं, ठीक है, और ये जो आपने पॉइंट रेज़ किया है, ये हमारे मुआशरे का अनफॉर्चुनेटली अब ये डेली रूटीन बन चुका है कि हमारे बच्चे जो हैं वो विटनेस कर रहे हैं कि अच्छा घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और ये WHO की जो रीसेंट रिसर्च है उसमें इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया गया है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है घर के माहौल से, उसकी 80% पर्सनालिटी जो है वो घर से बन रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो जीन्स में से चीज़ें हैं वो बात की बात है। तो ये जो चीज़ है ना कि बच्चे विटनेस कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस ले रहे हैं, वो देख रहे हैं, उन्होंने लड़ाई होते हुए देखी, अब वो डेली बेसिस पे बन रहा है। अब वो जब इंटरेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स से पीयर ग्रुप में जाकर, और जब वहाँ से उनको फैमिली लाइफ नॉर्मल मिल रही है कि इसके पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, तो वो कंपैरिजन में आ जाता है। और फिर बिकॉज उसको रियलाइज़ हो रहा है ना, क्योंकि अगर वो ये घर में रहेगा तो उसकी तो डेफिनेशंस बनती जाएंगी कि अच्छा शायद यही नॉर्मल लाइफ होती है, लेकिन जब वो इंटरेक्ट करता है स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ, तब उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे घर वाले जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, जो लड़ाई हो रही है या मामा पापा ऐसे नहीं होते, ये घर में ऐसी नहीं होती। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये ओवर द टाइम डिवेलप होता रहता है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि ये जो स्मॉल टीज़ है ना, और ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, इवन इन मैरिज,
लाइक ये टॉन्ट से स्टार्ट होते हैं, ओके छोटी छोटी अब्यूजिव लैंग्वेज से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और हमें पेन हो रही होती है, हम हर्ट हो रहे होते हैं, बट हम कहते हैं इट्स ओके, बिकॉज हमें हमारी सेल्फ इस्टीम, हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारी सेल्फ इस्टीम बूस्ट नहीं की जाती, हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं बनाई जाती, हमें नाइस होना सिखाया जाता है, काइंड होना नहीं सिखाया जाता। नाइस का मतलब हमारे मुआशरे में है कि आप सेक्रीफाइस करते जाओ, हाँ में हाँ मिलाते जाओ, जितना मर्जी आपको पेन हो रहा है। तो हम कहते हैं कि ही और शी इज अ नाइस पर्सन, हमारी डेफिनेशन हाँ, शुड सही हम बात है। अक्सर कहते हैं, कितनी मजे की बात कर रही हैं आप कि हम बाकी नाइस होना सिखा रहे हैं, काइंड होना नहीं सिखा रहे। हाँ, तो काइंड होने में ना आपकी अपनी डेफिनेशन क्लियर होती है, आप हर्ट नहीं लेते, आप वो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड वे में आप कन्वे कर देते हो, आपकी बाउंड्रीज होती हैं। बट जब आप नाइस होते हो ना, आपकी बाउंड्रीज नहीं होती, कोई भी आके आपको कुछ भी कह जाएगा और आप जवाब इसलिए नहीं देते बिकॉज आप नाइस हो। और लोग ऐसे जिनकी वीक बाउंड्रीज होती हैं, तो फिर लोग आके आपको कुछ भी कहकर चले जाते हैं, और एंड पे कहते हैं ही इज वेरी नाइस, हाँ ही इज वेरी नाइस, वो इनोसेंट है, इनोसेंट है क्योंकि उसने अगला कुछ कहा बर्दाश्त नहीं। किए जा रहा है, भुगत रहा है, बट ही इज अ नाइस गाय। लेकिन इसका एक पॉइंट है, उसका एक पॉइंट ये है कि आपको फील हो रहा है जो नाइस पर्सन है वो अंदर ही अंदर वो डिस्ट्रक्शन चल रही है, ओके उसको फील हो रहा है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर डाली हुई सही है, बात है। राइट और रॉन्ग पता है, हर्ट कुदरती एक अमल है जो हर इंसान में एग्जिस्ट करता है। लाइक इफ आई से राइट नाउ ओके यू आर लुकिंग सो गुड, सो और अगर मैं ये कह के जाऊँ यू आर नॉट लुकिंग गुड टुडे, सो आफ्टर 2 years यू विल रिमेंबर कि मुझे लाइव प्रोग्राम में किसी ने ये बोला था, बिकॉज नेगेटिव का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारी लाइफ में। कोई हमें कहे अच्छे लग रहे वो तो हम शायद याद हाँ। ना रखें, कोई कह के जाए ना अच्छे नहीं लग रहे याद रह जाते हैं। तो ये पक्का याद हमारी रहता है वो exist तो करता है। भूलते नहीं हैं हम। अच्छा अब आ जाते हैं इसके जो मैनेजमेंट, एक तो आपने बताया था वो जो आईज समथिंग या EMDR, या एक तो वो तरीका हो गया, एक तो एक कि वो तरीक़ेकार जो है वो कितना अरसा होता है, उसमें एक सेशन में हो जाता है या कि मल्टीपल सेशंस होते हैं, साथ मेडिकेशन होती है नहीं होती, उसके अलावा और कौन से तरीक़ेकार होते हैं जो कि अडॉप्ट करने चाहिए आप? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कुछ स्पेशली इंस्टीट्यूशंस में को देखते हैं अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में कुछ मसला आ रहा है तो कहते हैं कि नहीं आप असेस कराएं, जब असेस कराते हैं मालूम होता है अच्छा इट्स PTSD, फिर कहते हैं नहीं अब आप आराम से पहले पूरा इसको ट्रीट करवा के आएँ, वो ट्रीट करवा के दोबारा प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कौन कौन से और तरीक़ेकार होते हैं इसको मैनेज करने के? अच्छा इसमें मैनेजमेंट जो है ना उसमें 3 तरह की चीज़ें आती हैं। ओके जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपकी एक तो इंटरनल आप में विल पावर कितनी है, पहले ठीक हम है। ये चीज़ चेक करते हैं। सेकंड के उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, अगर तो उसके घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, उसके फ्रेंड सर्कल अच्छा है, या फिर वो ऐसी कम्युनिटीज़ में है जो ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं और इन चीज़ों पर बात करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती रहती हैं। और एक चीज़ होती है कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी ना किसी चीज़ के थ्रू वो हमें स्ट्रॉन्गनेस मिल रही है, जस्ट लाइक हमें किसी अच्छी जगह पर जाकर, हमें खुली आबो हवा में जाके, हमें बारिश में जाकर, हमें सफ़र करके, हमें लोगों से मिलकर, हमें एक अच्छा स्पा डे गुजार कर हम उन चीज़ों को इंजॉय करते हैं, और हम उस अपने जो सिम्टम्स हैं, मेन चीज़ होती है कि हमने सिम्टम्स को बैलेंस करना होता है कि हमारी एंजाइटी जो है, हमें जो नाइटमेयर्स आ रहे हैं, हमारी जो एंशियस बिहेवियर है, हमें पैनिक हो रहा है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करें। उसके लिए पहले हमें 3 चीज़ें फाइनलाइज करनी होती हैं कि इसमें से आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग है जो हमारे पास क्लाइंट आ रहा है। फिर हम उसको कहते हैं कि आपने इस चीज़ पर काम करना है कि आपने इस एक डोमेन को बार बार प्रैक्टिस करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी से बात करके अच्छा लगता है, कोई एक फ्रेंड है आपका या फिर फ्रेंड सर्कल में जाके आपको अच्छा लगता है, तो आप वहाँ पर डेली बेसिस में जाएं। ओके ठीक है। लाइक अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ राइटिंग करके बहुत अच्छा लगता है और अपने बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिख के बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको एक दिन में एक टाइम के बजाय आप उसको ट्वाइस अ डे करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हम करते हैं। उसके बाद जो आप बात करें ना, अगर ये जो PTSD है ना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग लाइक वी कैन मैनेज ऑन आवर ओन। ओके हम सिखाते हैं बट इसमें गाइडलाइन ज़रूरी होती है। इसमें इंडिविजुअल लेवल पर आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिंक करता है पैनिक अटैक से, पैनिक डिसऑर्डर से। क्योंकि इसके दौरान में अगर आपको एब रिएक्शन आ गया और आपको नहीं पता मैनेज कैसे करना है, बिकॉज लोग आके आपको क्या करेंगे, संभालेंगे, अच्छा इट्स ओके, बिकॉज ये जो चीज़ है ना, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, आपको पैनिक होना शुरू हो जाता है, आपको उस क्लाइंट को अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे नॉर्मल होना है, जो सारे कह रहे हैं इट्स ओके, उसको उसकी बॉडी नहीं फील करती, क्योंकि ट्रॉमा हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर जाता है। जो पेनिट्रेशन है वो हमारी बॉडी में होती है, हमारे माइंड में नहीं होती। ट्रॉमा होकर गुजर गया, लेकिन उस मोमेंट के आए हुए सिम्टम्स हर बार आ जाएंगे ओके जब जब उस चीज़ पे बात होगी या उसको रिविजिट करेगा। ओके लाइक आपको कहीं पे डर लगा या फिर किसी ने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा, किसी के साथ होना तो एक अलग बात है, लेकिन किसी ने अपने सामने एक डेथ विटनेस की है इन एक्सीडेंट, ठीक है, और वो एक्सीडेंट में से वो किस को तेज़ गाड़ी गुजरी है और उसको दोबारा वैसे ही सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। हालांकि वो वक्त तो गुजर गया, वो टाइम गुजर गया, वो रोड गुजर गई, वो कोई और जगह है, लेकिन बॉडी क्यों ही फील करी है? क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। ओके अगर वो PTSD की शक्ल इख्तियार कर गया है तो यू रियली नीड टू टेक इट सीरियसली एंड गो फॉर थेरेपी। अच्छा फायजा, ऐसे में जब पैनिक अटैक आता है लोगों को तो उसको कैसे कोप किया जा सकता है? थोड़ा इस बारे में भी जरूर बताइएगा। आसपास के लोग क्या करें? आसपास के लोग क्या करें या वो इंसान खुद क्या फील करे? बिकॉज वो कंडीशन समहाउ ऐसी होती है कि यू फील लाइक कि आप हाँ, यू नो मतलब आपकी बॉडी से आपकी जान निकल रही है, एंड वो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं कि ऑब्वियसली आपको पर्सनली लग रहा होता है कि शायद अब आप नहीं बचेंगे। हाँ। जो एक फर्स्ट थॉट आपके माइंड में, शायद आपको हार्ट अटैक आ रहा है और समथिंग लाइक दैट, कंडीशन ही ऐसी होती है। सो ऐसे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो लोग खुद उस टाइम पे कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और इर्द गिर्द के लोग, जैसा शोएब ने कहा, वो क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें सबसे बेसिक एक चीज़ है जो कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, लेकिन एक होती है डीप ब्रीदिंग जिसमें आप थ्रू नोज़ आप इनहेल करते हो जितना हो सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करते हो थ्रू माउथ। ये होती है डीप ब्रीदिंग। ये पैनिक अटैक में हमें, अगर आपके साथ कोई है या आप खुद हो, तो आप अपने हाथों को पहले थोड़ा सा रब करें, बिकॉज आपकी शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है उस पॉइंट पे, आपकी पैल्पिटेशन हो रही होती है, सांस उखड़ रहा होता है। तो हमें उसको ज़्यादा सीरियस होने से बचाने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग की तरफ जाना होता है कि आप डीप ब्रीदिंग करें जितना हो सके, ठीक है। उससे आप काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हो जाएंगे। एक और चीज़ है, एक और तरह की ब्रीदिंग है जो मेरे क्लाइंट से बहुत वर्क करती है, विच इज़ डबल इनहेल। वैसे तो हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल, ठीक है। एक है डबल इनहेल टेक्निक, लाइक यू इनहेल ट्वाइस विद अ पॉज, लाइक and then exhale powerfully. Can you do it? Yeah. So ये आपको how you feeling with that? अच्छा, एकदम से एक अच्छा से रिस्पांस ऐसा अंदर लगता से है बॉडी से आया है। है ना, जैसे felt सुकून good? की सांस आ रही है। हाँ, like वो there is something you feel like कि आपकी बॉडी से थोड़ा सा ना बर्डन निकला है, हाँ। और आप इसको, ये आपने एक दफ़ा किया है, आप इसको 10 टाइम्स कर लें तो आपकी वो कंडीशन, अगर वो 10th स्केल पे है ना, वो 6 स्केल पर आ जाती है। उसके अलावा भी समर्स हैं, तो अब अभी अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो आइसिंग जैसे ही आपको हो, वैसे आपको अंदाज़ा होगा, अभी तो ब्यूटी में हमारी ये चीज़ आ गई है कि हमें सुबह सुबह वो आइसिंग करनी होती है एजिंग के लिए, ये वो। लेकिन ये हमारी एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि आपको जब भी स्ट्रेस हो तो आप आइसिंग करें, लाइक आप अपने फॉरहेड पे करें, कानों के पीछे करें, अपनी कलाइयों पर करें, ओके, जो भी ये जहाँ इर्द गिर्द के लोग से ज़्यादा कर हीट सकते निकल हैं रही आपके होती उस है। टाइम। या अच्छा, 2-3 इसका एक और points। तरीका है, अगर आप किसी मार्केट में हैं और आपको तब इस चीज़ की ज़रूरत है, हाँ। आसपास जो भी शॉप है उधर से फ्रिज खोलें, 2 बॉटल्स उठाएं एंड जस्ट रब इट ऑन फेस एंड वापस रख लें। ओके, Do this जी। बिकॉज पाकिस्तान में ये चल सकता है। ये चल सकते हैं, इसमें इतनी कॉस्ट नहीं, आप निकालें टच करें, वो मुझे पसंद नहीं आई, मैं वापस रख देता हूँ। फायजा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वक्त बड़ा मुख्तसर था, लेकिन ये जो कुछ टिप्स आपने बताई, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा ये काम करेंगे आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेज़ है या आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इट्स स्ट्रेस, यानी PTSD या कोई और किस्म का स्ट्रेस है, सो कुछ टेक्निक्स बताइए। इसमें एक जो कि आपने लाजिम प्रैक्टिस करनी है वो ये वाली है। मैंने 3 टाइम्स कर दिया, आपने बहुत सीरियस लिया मैंने आपने। बहुत सीरियसली। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब जो हमारा मौजू है वो है फोटोग्राफी, लेकिन फोटोग्राफी इन अ वे
कि अब हम देखते हैं बहुत से इवेंट्स में, स्पेशली वेडिंग्स में, कि हमें फीमेल फोटोग्राफर नज़र आ रही होती है। बल्कि हम सबीन की शादी में हमने देखा था कि हमें फीमेल फोटोग्राफर्स यस नज़र आई थी। बल्कि मुझसे किसी ने पूछा भी, एक उनकी वीडियो बन रही थी सबीन के एंट्रेंस पे, तो वहाँ पे काफ़ी फीमेल फोटोग्राफर्स थी। तो सबने मुझसे पूछा कि अच्छा सारी फीमेल फोटोग्राफर्स थी? मैंने कहा हाँ फीमेल फोटोग्राफर्स थी। तो बहुत से लोग कंफर्टेबल होते हैं, बहुत से लोगों की चॉइस होती है। और दूसरी बात ये कि आपको एम्पावर भी करना चाहिए, और वो बड़ा अच्छा होता है कि पूरा जो उनका ग्रुप होता है वो सारा ही फीमेल्स का होता है, वो बड़े अच्छे से लीड कर रही होती है। एब्सोल्युटली, ये बड़ा अच्छा है कि अब हमें कुछ सालों से माशाल्लाह नजर आ रही है कि फीमेल फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा इसमें नजर आ रही है, नॉट जस्ट इन वेडिंग फोटोग्राफी, अदरवाइज भी हमें नजर आ रही होती हैं, जो कि ट्रैवल पे भी जा रही हैं, तो बड़ी अच्छी उनकी वीडियोग्राफी एंड रील्स एंड एवरीथिंग, तो बड़ा अच्छा हमें उनका काम नजर भी आ रहा होता है। प्लस जब हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो सब जानते हैं जो खवातीन की एस्थेटिक सेंस होती है वगैरह, उसमें तो मर्द बहुत ही पीछे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये बात मान ली गई है यहाँ से, वरना तो शायद मैं ये बात कहती तो तूफान आ जाते, जलजले आ जाते, लेकिन ये एक चीज वो वैसे ही आपकी वजह से आ जाते हैं। ओह माय गॉड, कमिंग फ्रॉम यू। ये तो वाकई जी, अब तो आप सब मान ही जाएंगे, यहाँ से ये बात आ गई है कि नहीं, जो बात होती है वो हम मानते हैं। देखें दैट क्लियरली शोज कि फिर मैं जो बात कह रहा हूँ अग्रीड मानते हैं। चलें, तो ये जो हमारा मौजू है फोटोग्राफी, जिसमें खवातीन ज़्यादा माशाल्लाह आ रही हैं, तो आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे। जिस मेहमान ने भी ज्वाइन किया है कई सालों से, 2017 से गालिबन वो इस शोबे में आई हैं और माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुली इसको आगे लेकर चल रही हैं। नॉट जस्ट फोटोग्राफी, उन्होंने फिर अपना एक ब्रांड भी लॉन्च किया क्लोथिंग का, और उसको भी वो लेकर चल रही हैं अपनी और अपनी, जिनके कपड़े आज हमें बड़े पसंद आए और अभी आप देखेंगे भी बड़ा प्यारा है। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी वानिया सरवर, उन्हें करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे? जबरदस्त, बेहतरीन। तो ड्रेस से स्टार्ट करना चाहती हैं फोटोग्राफी से? है ना, नहीं मैं तो कहती हूँ पहले ब्रांड पे बात करते हैं। इतना प्यारा आपका सूट, आई है जैसे ही तो हमने कहा कि जी बड़ा प्यारा सूट है, तो आपकी एस्थेटिक सेंस यहाँ से ही नज़र आ रही है कि क्या डिज़ाइन करने से पहले क्या चीज़ें माइंड में रखती हैं कि सबको सब, क्योंकि बिकॉज ऑडियंस डिफरेंट है ना, और आप सबके लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सो क्या आपके माइंड में होता है? मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो कराची से थोड़ा सा बिलोंग करता है, और मैं वो वाले जो वहाँ का स्टाइल है, वो जो वहाँ का एक फैशन है, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। जैसे अब आप मेरा जो लुक देख रहे हैं, या वो ये सारा कुछ मैंने कराची से ही बनवाया हुआ है। ऐसा कुछ इस्लामाबाद या पिंडी में नहीं आता यूजुअली कि सबसे लेट फैशन आता है। तो वो वाला एक स्टाइल था, वो एक एस्थेटिक्स थे, वो मैं पिंडी लेके आना चाहती थी। और कुछ डिफरेंट उसके साथ आप लाइक एक माइंड सेट होता है कि आपने इसको स्टाइल किस तरह से करना है ताकि हर टाइप के लोग पहन सकें। तो हमारा ज़्यादातर फोकस उन लोगों पे था जो कि यूजुअली लाइक अब जैसे आता है स्मॉल या जो स्लिम लड़कियां होती हैं उनके ऊपर होता है, पर हमारा फोकस उन पे था जो कि इजीली कैरी कर सकें। अगर थोड़े से एजेड लोग भी हैं या कुछ भी हैं, तो हम उनके लिए वो चीज़ बनाएं ताकि वो इजीली कैरी कर सकें। फैशन फॉर ऑल, पर यूजुअली हमारा एजेड और उन जैसे लोगों पे था, बिकॉज वो लोग क्या सोचते हैं कि लाइक उनके लिए वो कपड़े नहीं मार्केट में यूजुअली मिल रहे होते हैं, एंड दे यूजुअली गो फॉर लाइक अनस्टिच और सब कुछ। लाइक मेरी मदर का यही होता है कि मेरे लिए वो वाले कपड़े नहीं हैं अवेलेबल जो मैं पहनना चाहती हूँ। हाँ, ज़्यादा मॉडल्स वाले कपड़े नजर आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो यूजुअली नहीं हो पाता। तो हमारा वो मेन फोकस था कि हम ऐसे लोगों के लिए कपड़े बनाएं या ऐसे लोगों के लिए बनाएं जैसे हम ऑन स्टेज उस पर हम करते हैं कि लाइक ऑर्डर बेस पे हम काम करते हैं कि जो भी आपका डिज़ाइन है या साइज़ है वो, तो हम आपको उसके लिए उस पर बना के देंगे। सो एक बेसिक हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, एंड इफ दे ऑर्डर तो हम उसके कस्टमाइज आप कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, और वो जाहिर सी बात है उस लिहाज से लोगों को पसंद भी डिफरेंट आइडिया। वरना स्मॉल मीडियम लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज उसके अलावा तो मामला ही नहीं है। उससे हाँ ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में बस एक साइज मखसूस किए हुए पूरी दुनिया में ऐसे ऐसा नहीं बाहर होता है। अच्छा, बाहर मिल जाते हैं? बाहर मिल जाते हैं। ओके, मुझे लगा वहाँ भी स्मॉल मीडियम लार्ज ही चल रहा है। नहीं, अक्सर तो डिजाइन ऐसे हो तो कुछ एक्स्ट्रा लार्ज आप ले रहे हो, वो इतने बड़े बड़े एक्स्ट्रा स्मॉल जो है उतने बड़े बड़े एक्स्ट्रा स्मॉल्स के आपको डिजाइन पसंद आ रहा हो, तब कितनी कैसा कटर डब्बे कट किए हुए, बिकॉज एक होता है ना कॉपी करना, ड्रेस को कैरी करना होता है, तो वो जाहिर सी जब आपके हिसाब से होगा, आपकी बॉडी के लिहाज से, तो फिर आप कैरी अच्छा करेंगे। तो वो डब्बे बना देना, तो वो मतलब मैं हैरान होती हूँ कि अगर स्मॉल में आपने लार्ज का साइज बना देना है तो फिर लार्ज क्या होगा। तो ऑब्वियसली वो स्टाइल अपनी जगह पे होता है, बट तो वो अच्छा ही नहीं लगता ना वो कट जो बनाए हुए होते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पसंद, पता है लोगों को पसंद है, लोग मुझे बैश करेंगे, हमें तो पसंद है जी, एम ही बोली जा रही है। अच्छा जी, बढ़ते हैं आपकी फोटोग्राफी पे। वो कैसे स्टार्ट किया? 2017 में शुएब ने बताया 2017 में आपने शुरू किया, किस तरह एस्थेटिक्स तो अच्छी थी तो सोचा कि इधर भी चल पड़ते हैं।
स्टार्ट मेरा एक माइंड में जब आया तो वो आया था मेरे फादर की वजह से। मेरे अब्बू फोटोग्राफी किया करते थे पर एज अ हॉबी के तौर पे, कभी ऐसा प्रोफेशन नहीं बनाया था उन्होंने। तो वो यूजुअली पिक्चर्स लेना, हमारी पिक्चर्स लेना, उनके पास वो सारे इक्विपमेंट होते थे कि कैमरा, बैकग्राउंड, उस वक्त तो वो बैकग्राउंड के साथ और अम्ब्रेलास उनके साथ काम किया करते थे। तो हमारी ना बचपन की बहुत सारी पिक्चर्स हैं या कुछ इस तरह, तो वो सारा फ़ोटोशूट, इवन अब्बू कोई भी कज़न की शादी होती थी तो उसमें उनके भी फ़ोटोशूट्स कर रहे होते थे और सब कुछ। तो मुझे जहाँ तक लगा कि मैं वहाँ से वो एक पैशन मैंने वो लिया, और 2017 तो नहीं लेकिन फीमेल लाइक इस फील्ड में मेरा आने का ये मकसद, लाइक एक टाइम आया था कि मैं अपनी कज़न की शादी पे गई हुई थी और वहाँ पे मैंने एक लड़की को काम करते हुए देखा था। इट वाज इन 2013 इन कराची। तो तब से मुझे था कि मैं भी कर सकती हूँ और शायद मेरे एस्थेटिक्स वो वाले हैं, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब वाली हूँ ही नहीं कि मुझे कोई कमांड दे और मैं उसके अकॉर्डिंगली काम करूँ। मुझे था कि अपना एक फ्रीडम होना चाहिए सब कुछ। और कभी मैंने फ़ोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन के तौर पे पहले नहीं देखा था, एज अ पैशन के तौर पे देखा था। तो यही मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि मैंने सीखना है, मैंने थोड़ा बहुत करना है, कुछ कोर्सेज़ कर लूँगी तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सीख जाऊँगी। वेडिंग्स में मैं इस तरह आई कि मुझे यूजुअली लैंडस्केप्स वगैरह ऐसा कोई पसंद नहीं थे, तो लेकिन मुझे ना कलर्स, मुझे वाइब, मुझे मूड्स, मुझे इमोशंस, ये सब कुछ कैप्चर करना बहुत पसंद था, लाइक कैंडिड्स और वो सब कुछ। तो मैं यूजुअली, मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं वेडिंग्स में ही ज़्यादा काम कर सकती हूँ, काइंड ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो वो चीज़ थी। फिर 2017 में ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही मैंने वेडिंग्स में ही स्टार्ट कर दिया। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि मेरी फैमिली ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और जैसे मेरी सिस्टर्स हैं तो उनकी फ्रेंड्स के कभी फेयरवेल शूट्स कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो उससे मैं स्टार्ट करते 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 मैं पता नहीं कब वेडिंग्स में पहुँची। लोगों के लिए शिफ्ट्स करते करते मुझे अभी तक याद है कि लाइक मेरी शिफ्ट 3000 हुआ करती थी। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग में करती थी और लोग मुझे लाइक एज अ स्टेज के लिए बुलाते थे कि आप स्टेज फोटोग्राफी करें और स्टेज पे काम करें। तो मुझे ये याद है कि लाइक मैं सुबह भी करती थी और शाम को लाइक 2 इवेंट्स करती थी। उस वक्त एनर्जी भी बहुत होती थी। तो 3000 इकट्ठे करते 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 उस साल लाइक 2017 में मैंने अपना पहला लेंस अपने पैसों से ख़रीदा था। तो वो मुझे आज तक याद है कि उसकी प्राइस भी याद है, उसकी डेट भी याद है, क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली अब्बू ने ही सारा इक्विपमेंट वगैरह ख़रीद के दिया था। तो उससे मुझे एक वो माइंड में है कि वो मेरा पहला लेंस था अपनी कमाई से। और वो तो हाँ, एक पैशन था जिसको मैंने एक प्रोफेशन में अब क्रिएट कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है। और ऑब्वियसली फैमिली का अगर सपोर्ट ना होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। आपने ग्रेजुअली इसको ट्रांजिशन के थ्रू यहाँ तक पहुँचना, ऐसा नहीं कि वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू सेड आई एम अ गुड फोटोग्राफर, लेट्स डू इट। आपने ये नहीं किया, आपने बड़ा उससे ऑर्गेनिक एक तो सारा रहा कि फ्रेंड्स का या सिस्टर की फ्रेंड्स के इवेंट्स करते करते आप यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा फ़ाइज़, अगर हम 80s और 90s में देखें तो उस वक्त जो मूवीज़ बनती थी उसमें हम देखते थे ना कि वह तो झुमके से कुछ चीज़ निकल के घूम के, या तो यहाँ से निकल घूम के मतलब दूल्हा को ऐसे घुमाते थे ना, चक्कर देते थे। दूल्हे की बात कर रहे हैं वो, मुझे तो अभी भी याद है मेरे चाचू की शादी की वीडियो थी, वो अभी तक जब हम देख रहे होते हैं तो छोटी में थी, मेरा फुटबॉल बनाया हुआ हर जगह पे ना। और फुटबॉल भी, अच्छा ठीक है फुटबॉल बना दिया, मेक सेंस, ठीक है बना दिया, डजंट मेक सेंस स्टिल, बट एनी हाउ उसको पूरा बाउंस कर पीछे गाना लगा हुआ, गाना नाम नहीं मैं लेना चाह रही, बट बाउंस कराते 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 वो स्क्रीन से बाहर निकाला। जैसे मुझे किक मार के ना, जैसे फुटबॉल लिटरली फुटबॉल होता है, मुझे किक मार के स्क्रीन से आउट हो गया। हम सब इससे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, तो ये देखें ना, सबीन तो फुटबॉल बनी, हम भी पता नहीं क्या क्या बने शादियों के उसमें, फोटोग्राफी में, सॉरी वीडियोग्राफी में। सो इस 80s और 90s में तो ये फुटबॉल ही बनते थे। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि हाँ सबीन ऐसे था ना, घूम फिर रहे हैं। कहना नहीं था वैसे, ज़्यादा हो गया मैंने बता दिया। अब मुझे तो बात याद रहेगी। सो उसके बाद हमने 2000s में ये देखा कि अच्छा थोड़ा सा सिनेमेटोग्राफी की तरफ शिफ्ट हुआ। फिर 2010-15 तक तो हमें यही नजर आया। उसके बाद हमें नजर आई रील्स, शॉर्ट रील्स एंड दैट्स इट। अब वो बड़ी बड़ी वीडियोस तो खत्म हो गई हैं, इवन सिनेमेटोग्राफी भी उस तरह से नहीं है। अब हमें छोटे छोटे रील्स ही नजर आती हैं जो आपके मोमेंट्स होते हैं, जो आप कैप्चर कर रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, ये जो इस तरह के ट्रांजिशंस आए, एक तो ये कि ये तो बड़े अच्छे ट्रांजिशंस हैं जो होने भी चाहिए थे, बट और किस स्पेस पे हम जा रहे हैं, अब क्या ट्रेंड है, किस तरफ को बढ़ रहे हैं? स्टार्ट में पहले उससे करूँगी कि जब स्टार्ट हुआ था तो
पहले वीडियो देखने में मज़ा भी आता था। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम पुराने ज़माने में जो वीडियोस होती थी तो हम पूरा ना घर इकट्ठा होता था शादी की वीडियो देखने के लिए। लाइक हम ख़ानदान वालों को इकट्ठा करते थे कि VCR पे वो वीडियो लगेगी और हम पूरा वो देखेंगे और उसमें मज़ा भी आता था। लेकिन जैसे जैसे अब बढ़ता जा रहा है ये जनरेशन, तो उसमें क्या होता जा रहा है कि आपकी ना जो विज़न उसकी एक लिमिट है। आप स्क्रीन टाइमिंग लाइक आप 10 सेकंड से ज़्यादा उस रील को देखते हो, उससे ज़्यादा आपके बर्दाश्त नहीं है। लाइक आपका वो एक अटेंशन स्पैन इतना ही रह गया। हाँ, इतना ही रह गया कि आप उससे ज़्यादा देख ही नहीं सकते हो। तो अब क्या होता जा रहा है कि जितनी अब कुछ लोग जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ओल्ड स्कूल होते हैं या लाइक आजकल की न्यू जनरेशन है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो तो कहते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप हमें सिर्फ 5 मिनट्स की हाईलाइट बना के दे रहे हो, उसमें हम कुछ कैप्चर नहीं कर पाते, लाइक उसमें कुछ चीज़ नहीं आ पाती है। तो अब नई जनरेशन को वो चीज़ पसंद आ रही है और वो एक जनरेशन गैप भी बीच में आता जा रहा है। तो व्हाट वी डू कि हम उसमें दोनों के लिए थोड़ा सा कंपनसेट कर देते हैं कि कुछ हम उनके लिए बना देते हैं और कुछ हम फैमिली के लिए भी बना देते हैं कि लाइक आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो किसी की भी फोटोग्राफी में या कुछ भी है और आप इतना इवेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक आपको इतना तो मिलना चाहिए। लाइक 30-40 मिनट्स की वीडियो तो मिलनी चाहिए। लाइक मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मुझे अच्छी वीडियो लंबी चाहिए ना, तो मैंने जिन फोटोग्राफर्स को कहा था, मैंने कहा यार जितनी लंबी कर सकते हो उतनी करना, हर बंदा कैप्चर होना चाहिए। मेरी वीडियो अराउंड लाइक 1 आवर 20 मिनट्स की है और उसमें भी मेरे अबू कहते हैं इसमें 3-4 लोग मिसिंग हैं। तो लाइक अबू इससे ज़्यादा वो कवर नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स की ये तो ख्वाहिश होती है ना कि अच्छा वो सब आए, वो तो कहते हैं स्पेशली अपने पेरेंट्स की बात करें, वो कहते हैं कि वो जो खाने की टेबल पे एक डिश है ना वो सब आना चाहिए इस वीडियो में। मैंने स्पेशली करवाई थी कि खाने की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि वो उनको ना होता है कि याद तो रहे कि हमने दिया क्या था। तो वो एक चीज़ है। और अब जो नया ट्रेंड आता जा रहा है वो तो और भी मुझे लगता है कि जैसे अब हमसे ब्राइड्स वगैरह वो ये डिमांड करती हैं कि आप हमें रील्स बना के देना है। वैसे आपकी शादी कवर हो रही है और आप रील्स पे कैसे बेस कर सकते हो? आपका एक होता है, आपने कभी ज़िंदगी में उस वीडियो को दोबारा भी देखना होता है। कहते हैं बस यही है जो है, बस रील्स का द्वारा रील्स बना दो, इंस्टाग्राम पे आप लगा दें। इज इट बिकॉज़ कि अब पहले ये होता था कि अपलोडिंग का भी इतना नहीं होता था अपने पास रखना। अब शायद हम हर चीज़, ये फैक्टर भी है, हम अपने इवेंट्स ही उस तरह प्लान कर रहे होते हैं कि हमने चीज़ को अपलोड करना दिखाना है। एग्जैक्टली दिखाना है। तो अपनी मर्जी के लिहाज से नहीं चल रहे होते कि हमें ये पसंद है, हमारी मीडियम ये, तो चल लोग ये देखना चाहते हैं तो हम ये बनाएं। अब जैसे मेरा जब मैंने फोटोग्राफी जिसको मैंने देख के शौक मुझे हुआ और सब कुछ, तो वो स्टाइल बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो मैं अभी करती हूँ। मेरा स्टाइल बहुत मूडी टोन्स, बहुत डार्क टोन्स में है, थोड़ा सा मूड्स को ऊपर ज़्यादा फोकस करना। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद का थोड़ा सा ये एक इशू है कि उनको ना ब्राइट पिक्चर्स चाहिए होती हैं। लाइक उनको होता है कि हमें ब्राइट सब कुछ चाहिए और वो, तो आपकी ना क्रिएटिविटी लेवल भी थोड़ा सा बैक एंड हो जाता है, क्योंकि आपने ऑब्वियसली एक ऑडियंस को प्रोवाइड करनी है वो चीज़। सही बात है। अपना क्रिएटिविटी लेवल आप थोड़ा सा पीछे उस वजह से करना पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को ना छोड़ें या कुछ ना छोड़ें, उसकी बेस पे आपको काम मिलेगा, पर वो मैंने करके देखा, मुझे लाइक यहाँ पे तो कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ के लोगों को वो चीज़, वो एस्थेटिक वाली चीज़, कहते हैं हमें गोरा प्यारा बस हमें गोरा चाहिए। हम पहले अच्छा इसमें भी ट्रेंड एक चेंज हुआ फोटोग्राफी में भी कि स्टार्टिंग में पहले हम फ्लैश फोटोग्राफी करते थे। फ्लैश पहले डायरेक्ट फ्लैश होती थी, फिर बाउंस फ्लैश होना स्टार्ट हो गई। फिर एक टाइम आया कि हम लोग जो है वो एम्बिएंट फोटोग्राफी करते हैं। लाइक एम्बिएंट इन अ सेंस कि हम उसमें एक्सटर्नल लाइट्स नहीं यूज़ करते, आपके जो इवेंट पे जितनी लाइट है हम उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके लिए आपको इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए। उसके लिए मतलब मैं वो ट्रेंड देखती आ रही हूँ कि जिसमें पहले रील होती थी और फिर उसके बाद हम डिजिटल फोटोग्राफी पे आए, फिर हम उसमें फ्लैश फोटोग्राफी की, फिर वो, और जब तक आप उसके साथ साथ नहीं बढ़ते जाते हो, यानी कि एक जनरेशन के साथ साथ नहीं बढ़ते जाते हो, एस्थेटिकली नहीं बढ़ते जाते हो, तो आप पीछे रह जाते हो। तो आपको हर चीज़ हर दफ़ा नई सीखनी है। अब यूजुअली इंस्टाग्राम वगैरह जो है वो अपना एल्गोरिथम बार बार चेंज करता है, और आपको जितनी देर में आप वो समझ पाते हो वो अगला एल्गोरिथम चेंज हो जाता है कि अब आपने ये करना है। तो उस इतनी जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है, ट्रेंड को ज़ाहिर है फॉलो करना होता है, अदरवाइज आप बड़े पीछे रह जाते हैं और लोग उन लोगों को हायर कर रहे होते हैं जो ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे में मानिए हम अक्सर ये, अब मुझे जो पर्सनली नहीं पसंद, और हम जिक्र भी कर रहे थे कि हमारी बड़ी अच्छी एक कुलीग हैं जिनकी शादी की पिक्चर्स वो जो लग रही थी वो पिक्चर्स उस तरह की नहीं आई देख के, क्योंकि इतने कलर्स अब
होना शुरू हो गए ना, येलोइश सी पिक्चर्स, जिसको एस्थेटिक, ठीक है एस्थेटिक्स नजर आती है, लेकिन उसमें कम से कम ये तो नजर आए ना कि लड़की कौन है, लड़का कौन है, उनकी शक्लें दिख रही हों। बैकग्राउंड इतना ज़्यादा होता है कि बीच में चुन्ने चुन्ने से दिख रहे हैं, या क्लोज पिक्चर्स भी कुछ ऐसी होती हैं जिसमें एस्थेटिक्स ऐसी होती हैं, कलर्स ऐसी कर दिए जाते हैं कि जिसमें एक्चुअल जो दिख रहे होते हैं वो तो नजर ही नहीं आ रहा होता। आजकल ना बहुत फैंटेसाइज कर दिया है लोगों ने कि एक मतलब उसको ना, अच्छा ये एक और चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिलीव करते हैं कि हाँ हमें अपना एक अच्छा सा शूट करवाना है, या हमें कुछ लोग होते हैं जिनको परवाह ही नहीं होती है, बस वो कहते हैं आप बस कर दें हमारा, और मैं उनको यही समझा रही होती हूँ, मैं कहती ऐसे हूँ लोग कि एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको परवाह ही नहीं है। नहीं, वो कहते हैं बस हमारा इवेंट हो जाए, और मैं उनको बता रही होती हूँ कि देखो ये इवेंट आपका ही है, तो आपका शूट पहले इम्पॉर्टेंट है, बाकी लोग बाद में आएंगे, और उनको आपने पिक्चर शायद देनी भी ना हो, तो उनके लिए आप इतना तैयार हो कि आप आ रहे हो, सब कुछ हो, और आप अपना शूट भी नहीं करवा रहे हो, तो वो चीज़ है। बाकी जो कलर्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा ये होना चाहिए कि नेचुरल होने चाहिए। आई बिलीव लोग ना बहुत ज़्यादा अब, क्योंकि यूजुअली लोग जो है ना बाहर के लोगों को देख के, फोटोग्राफी देख के उनसे इंस्पायर होते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि हम वही चीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे। अब हम उनको ये बता रहे होते हैं कि देखो हर चीज़ आपको वैसी नहीं मिल सकती, ना आपकी शक्ल वैसी है, ना आपका वेदर ऐसा है, ना आपके कपड़े वैसे, ना आपका मेकअप वैसा, तो इट्स नॉट लाइक अ थिंग कि आपको हम एग्जैक्ट वो चीज़ देंगे। प्लस आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट लाइट है ना। नहीं, देखो आपकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। Okay. लाइक पीपल यूजुअली से कि आपके हाथ में इतना प्रोफेशनल कैमरा तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इट्स नॉट अ थिंग। आपके लाइट सबसे मेजर चीज़ होती है, लाइक 60-70% आपका लाइट होता है, लेकिन आपका गेटअप अगर आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो फिर वो लाइट का भी फ़ायदा नहीं होगा। आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए, आपका कलर आपके फेस से अच्छा होना चाहिए, लाइक कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन आपकी लोकेशन भी मैटर करती है कि अब लाइट अच्छी है लेकिन बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, तो वो हम क्या ही ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा ये होता है कि कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, लाइक कपल में भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो आजकल होती है ज़्यादातर होती है, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो वो और आजकल वैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मतलब वो होते हैं कि लाइक फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में मिल रहे होते हैं एक दूसरे से, तो हम उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। उनका शूट आपको महीने बाद करना चाहिए शादी के। सही बात है, लेकिन वो शूट ही नहीं कराएंगे। हाँ, वो यूजुअली करवाते ही नहीं है, तो फिर यही होता है कि हम उनको ट्राई करते हैं। करता हूँ, मेरे भाई की अरेंज मैरिज हुई, तो वो चूँकि जो हमारी भाभी थी वो किसी और शहर से थी, तो मेहंदी अलग अलग हुई, तो बाद में जब शादी की फोटोग्राफी होगी तो हमने कहा यार मेहंदी की तो उनकी फोटोग्राफी हुई नहीं, तो ऐसा करते हैं मेहंदी की भी करते हैं ना शादी के बाद। तो शादी के बाद हमने उनकी मेहंदी की फोटोग्राफी करवाई स्पेशली, तो मेहंदी वाली फोटोग्राफी और शादी वाली फोटोग्राफी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वही बात है, वो अरेंज मैरिज थी। वही बात है ना, कंपैटिबिलिटी की बात है। आप अगर उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली हर कोई कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो वो इतना नहीं बन पाते उस चीज़ का। तो लेकिन अब काफ़ी ट्रेंड चेंज हो गया, खुद और वो जो इसने प्लान बता रहे करना होते होता है फिर वो कहता है भैया मुझे लोकेशन भी प्लान करनी है पहले से, वो पूरे उसमें दिमाग खा जाते हैं कि लोकेशन ऑप्शंस दें, ये अच्छा कहाँ शूट करेंगे, अच्छा ड्रेस उसमें मेकअप पे भी बहुत देखते हैं, अच्छा कहाँ से कराना है, वो इतनी प्लानिंग हो रही होती है चीज़ों की, तो इसलिए फोटोग्राफी फिर नेचुरली उसको मार्जिन मिल भी जाता है फोटोग्राफर्स को कि अच्छी फोटोग्राफी कर पाते हैं। आपका काम बड़ा अच्छा और वी रियली अप्रिशिएट दैट। और इस दौरान मैंने आपकी वालिदा का नाम ले लिया था फायजा। वानी थैंक यू वेरी मच, और फायजा साहब आपको भी शुक्रिया कि इतनी प्यारी बेटी आपकी है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन। हम बढ़ेंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और अब आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं हमें खूबसूरत आवाज़ की मालिका से। और सिर्फ आवाज़ नहीं, खुद भी बहुत प्यारी है। खुद भी बहुत प्यारी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उनकी पहचान लेकिन चलिए हम उनके बारे में एक जुमला और कह देते हैं। वही हम ये कहते हैं सभी अक्सर हम चीज़ों को देख के कह रहे होते हैं ना कि अच्छा ये हमारा कौमी खेल है, ये हमारा कौमी मशरूब है, ये हमारा कौमी कुजीन है, ये आपका कौमी शो है राइजिंग पाकिस्तान। तो इस तरह से नेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट का अगर किसी को हम कह सकते हैं ना खिताब, तो वो फिर मिला है रिमशा बासित शेख साहिबा को। तो आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्या खूबसूरत उनकी आवाज़ें, हमें आप चाहते हो या ना चाहते हो ये आवाज़ आपको सुननी पड़ती है, क्योंकि फ़ोन में भी आपको आ रही होती है कि आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं, ऐसी बहुत सी आवाज़ें। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ग्रेट, क्या आवाज़ है माशाल्लाह। यही कॉम्प्लीमेंट ज़रा आपको मिलता है हर रोज़ाना की बुनियाद पर। रिमशा कैसे चल रहा है आजकल सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। दैट्स ग्रेट। अच्छा हुआ एक दिन ये कि मैं आई वाज ड्राइविंग समवेयर
और आपका शो चल रहा था। अच्छा उस वक्त क्योंकि मैं नॉर्मली नहीं सुन रहा होता रेडियो, तो मुझे नहीं मालूम था कि अच्छा वो शो आपका चल रहा है ना, लेकिन आवाज़ कितनी प्यारी है, कितना अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा सुनते जाना एकदम एक शायरी आती है और मैं कहता हूँ वाह क्या बात है। जब एंड मैंने कहा ना साइन ऑफ किया मैंने नाम है, मैंने कहा तो रिमशाद, मैंने फौरन शो कॉल किया, मैंने कहा रिमशाद वाज अ ग्रेट शो, बहुत मैंने एंजॉय किया है। तो नॉर्मली चूंकि जब आप रूटीन में नहीं सुन रहे हो तो आप समटाइम्स नहीं वो जज कर पाते, आपको बाद में आपको पता चल रहा होता है नहीं लाइक अच्छा ये तो हमारे जानने वाले हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा रिमशा, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोग नहीं भी सुनना चाह रहे होते लेकिन आपकी वो सुन रहे होते हैं, जैसे आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पे मसरूफ है नहीं सुनिए बैलेंस वाला है, बैलेंस वाला। उस पे आशिकों के दिल टूट जाते हैं सभी। मैं ये बात कर रही हूँ, इस वक्त बंद है। अच्छा बंद वाला मामला थोड़ा बेहतर होता है, दूसरी कॉल पे मसरूफ होना और बहुत देर तक मसरूफ होना वो बड़ा दिल टूट रहे होते, बिखर रहे होते कांच की तरह। मेरे ख्याल है आपको तो ये रिकॉर्ड कराते बड़ा ही मजा आया होगा। अच्छा उस वक्त तो मैंने बहुत सीरियस नोट पे रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन बाद में मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना नफरत करने लगेंगे लोग मुझसे कि मौअज़्ज़ज़ सारिफ आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। अब वो इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होता। और अच्छा बल्कि क्यों ना वो रिमशा पोइट्री हो जाए दोबारा, अगर आज जो हम उस दिन डिस्कस मैंने फ़ौरन कॉल करके आपसे कहेंगे, वो एक तो वैसे भी आप बहुत अच्छा, आपकी अदायगी बहुत अच्छी है, लेकिन वही पोइट्री अगर आज हो जाए हमारे नाज़रीन के लिए। श्योर, व्हाई नॉट। आपकी फेवरेट पोइट्री है और मुझे याद था कि आपको ये बहुत पसंद है, तो ये मैं इसको मैं साथ में सेव करके लाऊंगी, मैं पढ़ूंगी शी न्यू इट ना। या प्लीज। तो कुछ इस तरह से है कि दिन निकले तो सोच अलग, शाम ढले वजदान अलग, उम्मीद अलग, आस अलग, सुकून अलग, तूफान अलग। तशबीह दूं तो किससे कि तेरे हुस्न का हर रंग नीला अलग, ज़मरुद अलग, याकूत अलग, मरजान अलग। तेरी उल्फत के तकाजे भी अजब अंदाज के थे, इकरार अलग, तकरार अलग, ताज़ीम अलग, फरमान अलग। गर साथ नहीं दे सकते तो बांट दो यकजां लम्हे, गर साथ नहीं दे सकते तो बांट दो यकजां लम्हे। मसरूर अलग, निढाल अलग, पुरकैफ अलग, परेशान अलग। वाह। वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज़ जब वो कहने लगे, वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज़ जब कहने लगे, आंसू अलग, मुस्कान अलग, बेताबी अलग, हिजान अलग। और आखिर में बहुत ही खूबसूरत है, जब छोड़ गया तब देखा अपनी आँखों का रंग, जब छोड़ गया देखा अपनी आँखों का रंग। हैरान अलग, पशेमान अलग, सुनसान अलग, बयाबान अलग। उफ वाह भाई वाह, तो जबरदस्त। नाज़रीन आपने करना है क्या, इस क्लिप को करना है शेयर, आपने बनाने जाके इस पे फिर टिकटॉक्स, आपने बनाने इस पे वीडियोस, और जहाँ जहाँ भेजना चाहते हैं भेजें। भेज दे मैंने जहाँ जहाँ का इसलिए कुछ लोग 2-3 जगह भेज देखिए देते वो हैं। दिल जोड़ती भी है, सिर्फ तोड़ती नहीं है आप लोगों के। अच्छा अक्सर लोग मुझसे रेडियो पे कहते हैं कि आरजे एक पोइट्री आप सुनाती हैं वो हमें सुनाया करें, तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं सुना सकती हूँ? प्लीज। ओके। वो कुछ इस तरह से है कि आपने भी सुनी होगी कि मगरूर जो कहती है तो कहती रहे दुनिया, मगरूर जो कहती है तो कहती रहे दुनिया, हम मुड़ के किसी शख्स को देखा नहीं करते। वाह भाई वाह, ये तो ये ईगो नहीं, कुछ लोगों को ये कुछ लोगों को ये फील करके करना चाहिए। या फिर इसी तरह अक्सर जो है, क्योंकि आपको पता है रेडियो पे बहुत से ऐसे टूटे हुए दिल भी सुन रहे होते हैं जो किसी से बात तो करते नहीं, ज़्यादा टूटे हुए दिल ही होते हैं। तकरीबन ऐसा होता है। तो मैं उसके ऊपर भी उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, फिर उनके टूटे हुए दिल की कुछ ऐसी पोइट्रीज हैं जो हमें पढ़ना पड़ती हैं और उनको सुनाना आपने पड़ता तो है। टूटे हुए दिल की पोइट्री पूरी किताब एक रखी होगी अपने पास कि आज मैंने इसका ये हिस्सा लोगों के सामने रखना है। या बिल्कुल ऐसा होता है, और वो फिर उसके बाद जो उनकी तारीफों के पुल होते हैं और वो बहुत जेन्युइन तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ ज़ुबानी कर रहे हैं, उन्हें एक एक वर्ड याद होता है कि हमारी आरजे ने आज आके क्या बोला है, और वो उस पर अमल भी करते हैं। कोई मशवरा तो अमल भी करते हैं। बड़ा कनेक्ट है आपके साथ। कितना अरसा हो गया रेडियो करते हुए? रेडियो करते हुए 2021 में ज्वाइन किया था मैंने, तो तकरीबन 4 साल से ऊपर हो चुका है। अच्छा ये 4 साल से ऊपर एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इसको कितना अरसा हो गया? 2017 व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी। अच्छा यूनिवर्सिटी से शुरू या, किया? यूनिवर्सिटी का किसी second ने year था। बताया था कि आपको रिमशा करना चाहिए, या खुद अप्रोच किया था आपने लोगों को कि नहीं मेरे अंदर ये टैलेंट है? या मैंने कभी जिंदगी में वॉइस ओवर का नाम ही नहीं सुना था कि वॉइस ओवर भी कुछ होता होगा। ये तो क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली होस्टिंग करती रही हूँ, शौक था मुझे अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे सब कुछ करने का, तो आई वाज होस्टिंग अ फंक्शन इन माय यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जो है बहुत बड़ी एडवर्टाइज कंपनी है,
उनके जो हैं वो चेयरमैन भी मौजूद थे, उनके बाकी जो ग्रुप के लोग भी मौजूद थे। वहाँ उन्होंने मेरी पोइट्री में ही सही जो है ना, उन्होंने मेरी आवाज़ को जज किया एंड दे सेड कि आपको ना वॉइस ओवर्स करना चाहिए। तो दे जस्ट सेड कि आप आएँ और जो है चक्कर लगाएं और कुछ वॉइस ओवर सैम्पल रिकॉर्ड करवाएं। तो कुछ वॉइस ओवर सैम्पल थे जो मैंने नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने पुरानी ब्रांड्स का जो किसी और ने किए हुए थे उनको मैंने अपनी आवाज़ में ना सैम्पल के तौर पर रिकॉर्ड करवा दिया। और जब वो सेलेक्ट हुआ है विद इन अ वीक, तो वो सरकारी एयरलाइन का था और उसमें मेरी फिर आवाज़ रिप्लेस हुई। दैट वाज अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी कि एक बहुत कम एज में जो है, मैं सेकंड ईयर में थी यूनिवर्सिटी के। लाइंस याद है? या प्लीज, अब कॉमियर लाइन है, वी कैन डू इट ना। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, वेलकम टू PIA। अब यही हमें नजर सुनने को मिलता है एयरपोर्ट्स पे। या सब देखना है, मतलब एयरपोर्ट नहीं कहूँगा, हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पे, रेलवे स्टेशन ही होता है ना सब उर्दू में भी। नहीं रेलवे स्टेशन नहीं होता। नहीं होता, रेलगाड़ी स्टेशन ही अड्डा। हुआ ना। स्टेशन हाँ, नहीं ना, रेलगाड़ी अड्डा। रेलवे अड्डा होता है। नहीं, रेलवे ओके, रेलगाड़ी। जब हवाई अड्डा होता तो रेलवे अड्डा होना चाहिए। या एक बस अड्डा, लारी अड्डा। जैसे अगला स्टेशन गज्जू माता। ये लाहौर मेट्रो की में मेट्रो भी स्टेशन। आपकी आवाज है? हाँ, अब आप अंदाजा करें आप लेकिन बस मेट्रो में आप भी हमें बात रमशा आपकी आवाज, जी हमें हाँ। तो सामने हॉस्पिटल्स में भी आपकी आवाज सुनने को मिलती है। टिकट नंबर 21, प्लीज प्रोसीड टू काउंटर नंबर 2। आप बैंक जाएं, आप हॉस्पिटल जाएं, आप मेट्रो पे जाएं, आप कौन सा अड्डा था रेलवे वाला? मैं नहीं बोल रही दोबारा, रेलवे अच्छा अड्डा। अच्छा रेलवे में जो है ना नहीं है, रेलवे में रेलगाड़ी मैंने अच्छा एक दफा मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैं इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। Okay. तो रावलपिंडी स्टेशन से जाना था, तो मैं वहाँ पे आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर माय टर्न कि कब ट्रेन आएगी। Okay. अब ट्रेन आने वाली थी और हम पहले पहुँच चुके थे, एक अनाउंसमेंट हुई और अब यकीन करें वो कानों में दर्द था वो अनाउंसमेंट Okay. कि अब तो मैंने अपने भाई के साथ कहा, मैंने कहा हसन अगर इसको मैं मिमिक करूँ तो कैसा लगेगा? कहता तुम करो कुछ नहीं होता। मैंने कहा लोग ना जमा हो जाए। कहते कुछ नहीं होता तुम करो। मैंने कहा कराची से नहीं, रावलपिंडी से कराची जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। बराए मेहरबानी तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि अपना सामान लेकर बस ट्रेन में सवार हो जाएं। वाओ, अब रिप्लेस हो गई है वो आवाज? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। तो सुन ले जी, कर ले रिप्लेस। प्लीज रेलवे वाले आप सुने जी, ये आवाज रिप्लेस करें वो। अच्छा एक वो भी और एक Okay. गूगल मैप्स। अब गूगल मैप में जैसे कि अब हम सुनते हैं नॉर्मली कि अब वो खियाबान सुहरवर्दी रोड, तो अब देखें ना पाकिस्तानी आवाज हो तो कैसा है, खियाबान सुहरवर्दी रोड। यस, अगले सामने से उल्टे हाथ पे मुड़ जाइए, टर्न लेफ्ट, योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन योर लेफ्ट। तो वो पाकिस्तानी आवाज का तड़का होना चाहिए। भाई गूगल वाली बाजी में हमें रिप्लेस समझ होनी है, चाहिए। क्योंकि एक्सेंट डिफरेंट है ना, बाकी समझ नहीं आती। Yes. वो हमारी सड़कों के नाम वो ऐसे लेती हैं बाजी, हम कहते हैं बाजी तू रहने दे, मैं पढ़ के मुड़ जाता हूँ। AKM Fazl Haq Road। हाँ बिल्कुल, ऐसे होता है। AK फजले हक रोड। बंदा कहता है यार फजले हक रोड है, सही तरह बताओ इसको। तो ये आवाज़ें भी रिप्लेस होनी चाहिए। That's ऐसे very एक और nice. एडवाइस जी। है आपके लिए, आप दोनों के लिए, क्योंकि आपका माशाल्लाह प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, राइजिंग पाकिस्तान को आप लोगों ने राइज कर दिया Thank माशाल्लाह you. से, और मैं तो कोई एपिसोड मिस नहीं करती अरे। इसका। तो यहाँ पे अगर कोई फ़ोन नंबर हो और वहाँ पे आरजे रमशा की आवाज़ चले, थैंक यू फॉर कॉलिंग राइजिंग पाकिस्तान कॉल करने का शुक्रिया। वाह। उर्दू में मालूमात के लिए 1 प्रेस कीजिए, फॉर सर्विस इन इंग्लिश प्रेस 2। सबीन से बात करने के लिए 2 प्रेस कीजिए। शुरू से बात करने के लिए 1 प्रेस कीजिए। और किसी से बात नहीं करनी, खाना खाना है तो खाना खा के चला जाइए। अच्छा मुझसे एक दफ़ा मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि रिमशा एक काम करो कि तुम ना ये जो अब ऑनलाइन शादी कार्ड्स आ गए हैं, अब तो जो है रिप्लेस हो रही है Yes, बहुत yes. चीज़ें, तो क्यों ना ऐसा हो कि ना शादी के इनविटेशन भी जो है ना वो फ़ोन पे दिए जाएं, कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू। तो तुम कोई करके दिखाओ। तो मैंने कहा मुझे ऐसे तो मैं नहीं करती, मुझे स्क्रिप्ट लगा तो मैं करूँ, कह रहे ऐसी शौक में करके दिखाओ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मोहम्मद अली साहब के बेटे की शादी डैश डैश दिन पर मुकर्रर पाई है। आपसे गुजारिश की जाती है कि टाइम का ख्याल रखते हुए डैश डैश गार्डन में तशरीफ़ ले आएँ और तोहफ़ा लाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। ये जो आपने टाइम वाली बात की है ना, बहुत मेरा ख्याल है important थी। इसको ऐसे ही एम्फसाइज किया जा सकता है शादियों के मौके पे, बिकॉज बहुत शादी कैसे भी एवरीवेयर, बट शादी के मामले में और ज्यादा था, हॉल का टाइम खत्म हो जाता है, लोग लेट आ रहे होते हैं, तो Yeah. इवेंट का टाइम ही आपका कोई 40 मिनट्स गुजर रहा होता है। ऐसे ही Anyhow, है।
रिमशा आजकल क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फिलहाल क्या काम चल रहा है, थोड़ा उसको भी हाईलाइट कीजिएगा। फ़िलहाल पाकिस्तान की टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनी हैं, इसके अलावा हुकूमत के भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, Okay. और करंटली आई एम वर्किंग विद पंजाब गवर्नमेंट एज वेल। वाओ नाइस। Yeah, पंजाब so- गवर्नमेंट के साथ किस वॉइस ओवर पे काम हो रहा है? अभी तो आप बहुत सारे सुन भी रहे होंगे और Okay. आगे सुनेंगे भी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक वॉइस ओवर आया हुआ है जो बकरा ईद से पहले पहले चलना है। बस जी कुछ दिन बाकी है, वैसे भी 7 तारीख को बकरा ईद है और 7 तारीख वाले दिन भी, उसके बल्कि आई थिंक एक दिन पहले और एक दिन बाद भी आपको ये आवाज़ सुनाई देगी। तो हम आज यूं करते हैं कि पहले से सुनाते हैं कि क्या मैसेज आने वाला है, और जी, पब्लिक सर्विस मैसेज जो कि बहुत जरूरी है एंड आप नॉट लोगों जस्ट के फॉर पंजाब, इट्स फॉर पाकिस्तान एक्चुअली। लेकिन आप Yeah. चूंकि पंजाब गवर्नमेंट के लिए काम करें, जरूर वो मैसेज अगर आप सुनाए ना, जरूर। क्या मैसेज है जो हम अभी सुनेंगे अपने जब भी हम कॉल करेंगे किसी को? जी बिल्कुल, कुछ इस तरह से है कि कुर्बानी आपका जज्बा, कुर्बानी आपका जज्बा, सफाई हमारी जिम्मेदारी। ईद उल अज़हा के बाबरकत मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हस्ब रिवायत रावलपिंडी को आलाइशों से पाक और साफ़ सुथरा रखने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। आगे आप लोग सुन लीजिएगा। आगे बाकी सुनना है, और लेकिन ये कि ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी इट्स पब्लिक सर्विस मैसेज, जो कि ज़ाहिर है आप बहुत सारे पब्लिक सर्विस मैसेज आप रिकॉर्ड करवा रही होती हैं, तो बड़ा Yeah. अच्छा होता है कि आपकी ये अच्छी सी आवाज़ में वो मैसेज कन्वे हो रहा होता है, उसकी रीच भी हमें नज़र आ रही होती है। बंदा ये जी, नहीं कहता जी। ये आवाज़ अच्छी नहीं है तो आप वैसे इंजॉय करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। सो ये तो हो गया जो सुथरा पंजाब का एक मैसेज जो आपने ईद की मुनासबत से दिया। अच्छा, इसके अलावा जो अभी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे ज़ाहिर है हम श्योर इंजॉय करें, जो वॉइस ओवर डिफरेंट मूवीज़ के लिए भी तो करती हैं। वो डबिंग होती है। Dubbing होती जी है। जी, मैंने आपको लास्ट अपने शो में बताया था, आपने जब मुझे इनवाइट किया था उस वक्त कोरोना फ्रेशली जो है उसका Yes. एक वेरिएंट खत्म हुआ था, दूसरा वेरिएंट स्टार्ट हुआ Yes. था, और मैंने कोरोना का आपने मुझसे करवा उसी से स्टार्टिंग की थी हमने शो हाँ, की। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे होते हैं, लेकिन ये है कि आप हमें जो है ना बहुत विजिलेंट रहना होता है बहुत से मामलात में, कि एक तो तलफ़ुज़ की अदायगी हो गई, ठीक Okay. है, और एक्सेंट हमारा जो है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा हो कि सामने जो हम पढ़ रहे हैं वो सामने को समझ में आए। Okay. ठीक है, और इसके अलावा जो अभी प्रोजेक्ट्स हमारे मेरे जो चल रहे हैं उसमें ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अब मैंने प्रोजेक्ट की तादाद थोड़ी कम कर दी है। Okay. और ये मैंने खुद बाय चॉइस किया है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको इस फील्ड में आगे आना चाहिए। Okay. ताकि यही नहीं कि ठीक है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर लिया है और बहुत जगह में मेरी आवाज़ चल रही है, लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे यंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिनकी आवाज़ में वो पोटेंशियल है वो भी आगे आएँ, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से सब चीज़ें होती हैं, रातों रात आप एकदम वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। Another very good message कि जब आपने अपना काम कर लिया होता है आप अगलों के लिए जगह बनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही अच्छा, कहना मैं है। ये देख रही हूँ कि आवाज बदलने में बड़ी माहिर हैं ये एकदम। अभी ये एक और मोड है, अभी इनको कहे ना ये कर दो तो फौरन आवाज, तो मेरे ख्याल है कोई टास्क देते हैं। ऑलराइट, On एक air, है ना? टास्क देते हैं। फॉर एग्जांपल रिमशा, हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, उस जुमले को आपने मुख्तलिफ अंदाज में उसकी वॉइस ओवर जो करनी है। नेशनल सेंटेंस उस पे जाते हैं मेरा ख्याल ओके, है। एंड दैट इज अबाउट द नेशनल टी, नेशनल टी, व्हिच इज नेशनल टी नहीं मतलब टी, नेशनल ड्रिंक वही वो है जी चाय। चाय। तो Okay. ये बड़े कम लोग हैं जो कहेंगे कि मुझे चाय नहीं पसंद। हाँ। तो हम जरा चेंज करते हैं, हम कहते हैं जी मुझे चाय बहुत पसंद है। ओके, ये जुमला हो ये गया। आपने डिफरेंट जो हम कैरेक्टर्स आपको बताएंगे उस टोन में आपने उसकी अदायगी लेट्स स्टार्ट विद द कार्टूनिक वॉइस। कार्टूनिक वॉइस, मुझे चाय बहुत पसंद है। वाओ, ट्राई किया है। हाँ Okay. बहुत अच्छा। थोड़ा खबर थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करते हैं जुमले को, है ना, Okay. ताकि उनके पास भी मार्जिन ठीक है, है ठीक है। एक्सप्रेस Okay. करने का। मुझे चाय बहुत पसंद है, पता नहीं कौन लोग हैं जिन्हें चाय पसंद नहीं होती। ओके, चलें। कार्टून। मुझे चाय बहुत पसंद है, पता नहीं कौन लोग हैं जिनको चाय पसंद नहीं होती है। ये तो बहुत कोई क्रिंज सा कार्टून लग रहा है। एनीवे, ओके। और खबरों के अंदाज में मुझे चाय बहुत पसंद है, पता नहीं कौन लोग होते हैं जिन्हें चाय पसंद नहीं अब होती। यही जो अंदाज है ब्रेकिंग न्यूज वाला होना चाहिए ना। मुझे चाय बहुत पसंद है, पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनको चाय पसंद नहीं होती है। थैंक यू अर्नब गोस्वामी। मुझ में शायद रूह आ गई उसके। अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे किसी में इसकी रूह आए। वो रूह किसी में नहीं आनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो जिस तरह से खबरें या जिस तरह से वो गुफ्तगू, स्पेशली शोएब जो उनका हाथों का जो पोस्चर होता है, और मुझे चाय बहुत पसंद है, जिसको पसंद नहीं है वो गेट आउट हो जाए। सीरियसली ऐसे होता है। यूं यूं वो ना, मुझे लगता है उनके ट्रैफिक वार्डन भी है ना, वो खबरों के साथ यूं यूं भी ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट, Okay. ड्रामाई अदाकारा के अंदाज में मुझे चाय बहुत पसंद है, पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनको चाय पसंद नहीं होती।
अच्छा ये सुनते हुए कोई ऐसा माइंड में आपके खातून आई हो, सबीन को एक्ट्रेस आई हो जो ये जिनका ये ड्रामाई अंदाज हो सकता है? मीरा जी आई है मेरे माइंड या अल्लाह। मैंने कुछ नहीं कहा, अरे जो वो- किया उन्होंने किया, जो कहा है इन्होंने कहा है। नहीं कहलवाया खैर आपने है, लेकिन मीरा जी मुझे मतलब कोई बहुत ऐसी कोई expressive बुरी है। आवाज नहीं, बहुत लेकिन expressive, she is very expressive. एग्जैक्टली दैट्स द Yeah. पॉइंट, शी इज एक्सप्रेसिव, तो Yes. ऑब्वियसली उनके एक्सप्रेशंस जो है वो उनके बात करने में बिल्कुल ज़ाहिर है ऐसे सामने ही है। आ रहे होते और हैं। क्या तो- शेर पढ़ती हैं? अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा, बच्चों के अंदाज में। मुझे चाय बहुत पसंद है, Hi, पता cute. नहीं कौन लोग होते हैं जिनको चाय पसंद नहीं होती। अच्छा अब ये जिस तरह आपने बोला ना, मुझे वो बाबू बाबा वाले लोग याद आ गए। बेबी शोना तो नहीं, बेबी शोना। बेबी शोना वाले, बेबी शोना। जिनकी वीडियोस आ रही होती हैं और वॉइस मीम्स आ रहे होते हैं, और वो मुझे याद पता आ भी गया। होगा ना, मेरे बाबू को चाय नहीं पसंद। Okay. अच्छा नहीं अच्छा वैसे कि मेरे बेबी ने खाना खाया। ये इनसे कराते हैं कोई इस तरह के बेबी शोना वाले जो क्रिंज सेंटेंसेस हों काबिले डोंट से इट क्रिंज, क्यूट होते हैं वो। उनके लिए क्यूट होते हैं, हमारे लिए क्रिंज होते हैं। Okay. वो अगर कुछ बोले कि मुहज़्ज़ब मुहज़्ज़ब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बेबी आपने गोट ले लिया सेक्रीफाइस के लिए? नहीं, एक्चुअली काओ मंडी में ना बहुत रश होता है, तो आप कब तक जाएंगे? तो प्लीज थाना खा के जाइएगा। शुक्र है ये ऐड नहीं हुआ, और मेरे लिए पिंक कलर का बकला लेके आना है। यस विद पिंक हॉर्न्स। क्यों भाई, ये सिर्फ लड़कियां नहीं करती है, लड़कों का भी हमने लड़के देखा पिंक है। नहीं मांगते। करते हैं ना बिल्कुल, पिंक, अच्छा मैंने ब्लू देखा है। मांग रहे होंगे, फिर चले पिंक और ब्लू अच्छा तो लड़के के अंदाज में वो जो हाँ कोई भी। अच्छा इसी तरह का हाँ या मतलब डिफरेंट? फॉर एग्जांपल वो क्या, मतलब ये तो ज्यादा हमें लगा ना, जैसे एक लड़की ने अपने शोना को, जिसको भी मोना जिसको भी कह दिया है, शोना मोना जो भी है। जो भी था। अच्छा लड़के बता दें, बेबी मैं बस अभी जा रहा हूँ मंडी, तो डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा कि पिंक कलर का बकरा तुम्हारे लिए देखूं। अगर पिंक कलर का नहीं हुआ तो रेड एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं होगा तो मैं हॉर्न लेके आऊँगा, साथ में हेयर बैंड लगा देंगे उसके सर पे। वो आपने देखे हुए कलरफुल हेयर बैंड। टू गुड। अच्छा आई एम श्योर कि जब भी किसी महफिल में, स्पेशली ऐसे लोग जो कि पहली बार मिल रहे होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते होंगे ना, हम शायद अच्छा ये वॉइस ओवर, हम शायद अच्छा वो वॉइस ओवर सुनाओ। तो कौन सी ऐसी वॉइस ओवर होती है जो कि ज़्यादा फरमाइश करके रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? आपका मतलूबा नंबर। इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अपना अकाउंट रिचार्ज करें। तो एक दफ़ा कोई रिकॉर्ड कर रहे थे, मतलब कोई वीडियो बना रहे थे ना, एक फैमिली गई थे, तो जब उन्होंने वीडियो स्टार्ट की तो उन्होंने कहा ये तुम बोलो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि ओके, मुअज़्ज़ज़ सारिफ, इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते ये पकड़ें 100 रुपये, अकाउंट रिचार्ज कर दें। एंड ही वाज लाइक व्हाट? मैंने कहा आपकी पिक्चर वीडियो को मैंने तड़का दिया है, तड़का दिया ना? क्योंकि आपके मोबाइल में कभी बैलेंस नहीं होता। मुझे लगता है आप गाती भी अच्छा होंगी। मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया। हाँ बचपन में नाते बहुत शौक से बट पढ़ी हैं। कुछ अगर कोई गाना पाकिस्तानी हमारा अच्छा सा कोई अगर ट्राई करें हाँ, why आज not? हमारे प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज हमने वॉइस ओवर बड़े सुने, मुझे लगता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी होगी। अभी मैं कल परसों मैंने अपने शो में, फ्राइडे को मेरा शो था, तो एक लिसनर की फरमाइश है कि आप एक पुराना सॉन्ग लगा दें। Okay. तो वो ये था कि रूठे हो हम तुमको कैसे मनाए पिया, बोलो ना। तो मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन मैंने उनकी फरमाइश पे लगाया, बाद में मैंने गुनगुनाया अभी। वाओ। तो उसमें एक आखिर में जुमला था, वरना मैं रो दूंगी फिर ना कभी बोलूंगी, और उसके बाद अपनी जान दे दूंगी, तुम जो कहो तो हम मर के दिखाएं पिया, वाह भी बोलो ना। वैसे मेरी आवाज अच्छी नहीं है बहुत सॉन्ग अच्छी में। आवाज़ है। मैं फिर आपको टास्क दे रहा हूँ, बल्कि आइडिया दे रहा हूँ, ये फिर क्लिप काटिए और टिकटॉक पे लगाइए, अच्छी रीच आएगी। दुआएं देंगे आप मुझे टिकटॉक पे। जैसे पोइट्री हम थोड़ी सी और अगर हाँ पोइट्री और है कोई पोइट्री आपको इस वक्त लिखी हुई? जी मुझे एक याद है, अक्सर ये लिस्टर मेरे इसकी भी बहुत फरमाइश करते हैं Okay. कि मुझसे मेरी उम्र का खसारा पूछते हैं, मुझसे मेरी उम्र का खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि ताल्लुक़ नहीं रहा अब, उन्हें यकीन नहीं आता और दोबारा पूछते हैं। वाह, यही पे ख़त्म। हाँ क्या बात है।
ये आजकल ये Very, वाले very शेर आप relatable. बड़े हिट कर रहे हैं शुभ साहब। जरूरी तो नहीं होता। नोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के, ये वाले शेर जो है ना खसारे वाले और दुखी दिल वाले, ये इनको आपने भी नोट नहीं किया? नहीं, ऐसे नहीं। बहुत अंदर से निकल रहा है क्या इनके। हुआ शेफ सब इनके बड़े अंदर से वाह बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से एवरीथिंग इज निकलता है। वेरी मच फाइन, लेकिन देखें समटाइम्स ये होता है जी कि जी 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 लेट मी बैलेंस इट। जी जी प्लीज डू बिकॉज जरूरी हो गया। समवन इज वाचिंग प्लीज डू। नहीं, वो होता है कि आपके आसपास भी कोई होता है जो कि किसी फेज से गुजर रहा होता है, तो आप चूंकि उसके साथ बहुत रिलेट ये कर वो रहे होते हैं। उनकी बात तो नहीं कर रहे आप, वो जो सफेद कपड़ों में? तकरीबन उन्हीं की बात हो रही है। वो जो परे बैठे हैं, जो उनसे परे बैठे हैं, वो ये समझ बैठे हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं, हालांकि हम उन पे मरे बैठे हैं जो उनसे परे बैठे हैं। वो क्या जो बात लोग है? परे बैठे हैं वो यार, मेरी ये मर्जी। परे बैठे हैं कि हम मेरी उन पे मर्जी। मरे बैठे हैं, पर हम उन पे मरे बैठे हैं जो उनसे परे बैठे हैं। चल दूर परे बैठ। बेड़ा गर्क कर दिया पूरे शहर। मेरी मर्जी, मेरा शेर, मेरी मर्जी। ये सही बोला आपने, मेरा शेर मेरी मर्जी। सही बात। देखिए, मैं तो शेर के साथ, गाने के साथ एंड समटाइम्स स्क्रिप्ट के साथ भी ऐसा कुछ साफ करते हैं तकरीबन तकरीबन। स्क्रिप्ट के साथ तो नहीं आप करते वैसे। कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो लगता है Extempore. बैलेंस हो जाता है। लेकिन हाँ, रिमशा, आपकी तो इतनी फ्लॉलेस माशाल्लाह वॉइस है और इतनी आप उसमें मंच गई हैं, कभी फंबल होता है आप कभी? बहुत दफ़ा हो जाते हैं, अच्छा। रेडियो लाइव हो जाते हैं रेडियो पे। लेकिन ये कि अब रेडियो पे बैठने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो ऐसी होती है कि आप, अब जैसे आप लोग माशाल्लाह लाइव हैं इस वक्त, इसी तरह रेडियो पे भी ये होता है कि गलतियां हो जाती हैं, Okay. इंसान हो जाती हैं, लेकिन ये कि गलती को फ़ौरन डिटेक्ट करके आपको सही करना होता है। इन केस कोई नाम गलत ले लिया तो आपने माजरत करके आप नाम सही ले लें। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं इस्तेमाल करना, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं स्लैंग इस्तेमाल ना करूँ, और मैं बिल्कुल उसको मैंने डिक्शनरी से हटा दिया है अपनी। और कोशिश होती है कि जो नॉर्मल, देखिए जो मैं नॉर्मली घर में बात करूंगी, जो मैं दोस्तों में बात करूंगी, मेरा वही लहजा जो है Yes. मैं कैरी करूंगी। तो सही मेरी बात। कोशिश होती है कि दोस्त हो, फैमिली हो, कहीं पे भी हो, मेरा तलफ़ुज़, एक्सेंट उनके साथ भी ठीक रहे। ये मेरी आगे जाके ट्रांसमिशन के लिए भी ठीक अच्छा, रहेगा। वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कभी गुस्सा आता है तो तब भी सॉफ्ट अंदाज में ही बात हो रही होती है, या फिर दे मार अच्छा, मुझे 4.5? गुस्सा बहुत कम आता है। कम आता है। लेकिन आता है तो मैं गुस्से में कभी अपनी तहजीब को और अपने महज़ब अंदाज को Loud नहीं नहीं होती। नहीं, मेरी आवाज़ का एक लेवल है, उससे ऊंचा नहीं जाता। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें ही रहकर गुस्से के दौरान मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ, या मैं उस जगह से हट जाती हूँ जहाँ पे मुझे गुस्सा आया हुआ होता है। Okay. लेकिन विद इन 5, 10, 15 मिनट्स के बाद मेरा गुस्सा खुद ब खुद कूल डाउन हो जाता है। सब ये बात समझें, सीखें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, और अगर आ भी जाए, मुझे शदीद आ भी रहा होगा, तो एक चीखने वाला एलिमेंट होता है ना, वो चीखने वाला एलिमेंट नहीं है। Okay. मैं कभी भी अपने गुस्से में अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये मेरा जो है रूल है। क्यों गुस्से में इंसान सबसे ज्यादा नुकसान अपने आप को ही बिल्कुल पहुंचा ऐसा ही होता है, अगले बहुत बिल्कुल। हीट होते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ा होता। देखिए, आप चीख रहे चिल्ला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, नुकसान किसको हो रहा है? Exactly. आपको हो आपका रहा है। बीपी हाई हो रहा है, आपका मतलब पूरा बैलेंस बॉडी का आपका डिस्टर्ब हो गया, आपके माइंड का पूरा तो बैलेंस कुछ ऐसा करें कि अगले को फर्क पड़े। कुछ करें कि अगले को फर्क पड़े। तो खामोश। कुछ ना नहीं, करें, स्माइल खामोश इख्तियार स्माइल करें। करना शुरू स्माइल कर करें। दें। मैं तो कहता हूँ Silent कि treatment दिया जिससे करें, किसी को जी। तकलीफ हो रही है वही काम रिपीट करें। मत करें, खतरनाक कोई आदमी है शुएब आपके। आई मीन फॉर एग्जांपल, कोई अनड्यू आपके साथ कर रहा है, मुसलसल किए जा रहा है, तो उसे तकलीफ तो पहुंचानी पड़ेगी ना, इन योर ओन डिसेंट वे। ना चाहे ना मुस्कुरा ना के पहुंचाए पकड़ाएं। जी, ना पहुंचाए जी, हम नहीं ऑन एयर इसको प्रमोट करते, हम कोई आपको तंग कर रहा है ना, और मुसलसल तंग कर रहा है, ये मना करें जी। फाइन लेवल्स है ना। पहले आप मना करें, फिर आप हाथ से रोकें, फिर आप दिल में बुरा समझें। मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ करें, डू समथिंग, कुछ इसलिए करें सभी। strategically देखिए, नहीं करें। नहीं, लेट मी ऐड दिस ना, वो आपकी बात दुरुस्त है, बट अगर अगला मुसलसल आपको इतना तंग करे, इतना परेशान करे, इतना जिच कर दिए जिससे आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मुतासिर हो गई है, देन डू समथिंग। नहीं, फिर भी नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो अच्छा, क्लोजिंग रिमशा से कराते हैं। रिमशा, इन योर ओन वे, प्लीज क्लोज द शो please. टुडे। Okay. राइजिंग पाकिस्तान आके कैसा लगा, एंड देन क्लोज द शो। राइजिंग पाकिस्तान आके बहुत अच्छा लगा, शोएब से मिलके, सबीन से मिलके बहुत अच्छा लगा, और सिर्फ इनसे ही नहीं, आप सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल एक नए शो के साथ। तब तक के लिए मुझे आरजे रिमशा बासित शेख को दें इजाज़त, शोएब और सबीन के साथ अल्लाह हाफिज़।